तो नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत की कृषि के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत की कृषि और फसलें नाम सुनते ही हमारे दिमाग में दो बात आती है कि ये रबी की फसल, खरीफ की फसल, ये बातें दिमाग में आती होगी। ये जो मैंने बोला वो फसलों का वर्गीकरण है जलवायु के आधार पर। किसके आधार पर? जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर भारत की फसलों का वर्गीकरण किया गया है। जलवायु के आधार पर ये दो नाम आप लोगों ने पढ़े होंगे मुख्य रूप से। एक नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा रबी की फसल, एक नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा रबी की फसल, दूसरा नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा खरीफ की फसल। रबी की फसल, खरीफ की फसल। दिमाग में बात आती है कि रबी की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है। इसके लिए दो छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, तो आपको जिंदगी भर के लिए पता चल जाएगा कौन सी रबी की फसल है और कौन सी खरीफ की फसल है। आप लोगों ने सुना होगा एक शब्द होता है रै। यहां मैं कहना चाहता हूं रै का मतलब है रबी, रै का मतलब है रबी और रै का मतलब है रजाई। यानी जिस मौसम में हम रजाई ओढ़ते हैं, जिस मौसम में हम रजाई ओढ़ते हैं उस मौसम में रबी की फसल होती है, उस मौसम में रबी की फसल होती है। यहां तक आप लोग मेरे साथ होंगे। तो दिमाग में बात आती है रजाई का मौसम कब से स्टार्ट होता है। तो हम सभी को पता है भारत में वो मौसम अक्टूबर नवंबर से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? अक्टूबर नवंबर से शुरू होता है। भारत में वो मौसम अक्टूबर नवंबर से जैसे ही शुरू होता है वैसे ही ये रबी की फसलें बोना प्रारंभ हो जाती है। यानी ये हो गया बुआई का सीजन। किसका सीजन हुआ? बुआई का मौसम या सीजन। बुआई का सीजन या बुआई का मौसम हुआ अक्टूबर नवंबर। भारत में जो भी फसलें हैं उनमें आप मान सकते हैं कि वो 4 से 5 महीने में पककर तैयार हो जाती है। तो अक्टूबर नवंबर से 4-5 महीने आप सोचने की कोशिश करें तो कटाई का सीजन भी आप लोगों को पता चल जाएगा। यानी ये बुआई वाला था सोइंग सीजन, सोइंग सीजन भी मुझे पता चल गया। कटाई मतलब हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग सीजन की मैं बात करूं तो इसमें 4-5 महीने में जोड़ लूं तो मार्च अप्रैल के मौसम यानी मार्च अप्रैल में ये फसलें काट ली जाती है। अगर मैं यहाँ दिमाग लगाने की कोशिश करूं तो हमें पता है कि जब हम रजाई ओढ़ते हैं और भारत में सर्दी की ऋतु होती है, सर्दी का मतलब शीत ऋतु पड़ना चालू हो गई, तो जो फसलें भारत में सर्दी में या रबी के अंदर बोई जाती है वो मुख्य रूप से मूल रूप से शीतोष्ण कटिबंध का पौधा था। कहां का पौधा होता है? मूल रूप से वो पौधा शीतोष्ण कटिबंध का पौधा होता है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। वापस से अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो आप देखिए, हम बात कर रहे थे जलवायु के आधार पर भारत की फसलें दो प्रकार की होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल। ठीक, एक और नाम आप लोगों ने सुना होगा जायद, जिस पे हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। राबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप, जैद क्रॉप। रबी की फसल के लिए मैंने कहा कि आप लोग याद रखें रै से रबी, रै से रजाई। यानी रबी की फसल रजाई के मौसम से चालू होती है। हमने देखा कि अगर ये रजाई का मौसम है यानी शीत ऋतु का मौसम है तो जरूर वो जो पौधा मूल रूप से ओरिजिनली पहली बार जहां उगा होगा वो शीतोष्ण कटिबंध में ही उगा होगा, क्योंकि तभी तो वो पौधा आज भारत के अंदर शीत ऋतु में उगाया जा रहा है। अगर मैं बात करूं भारत में वो ऋतु कब से शुरू होती है तो वो अक्टूबर नवंबर से शुरू होती है। तो ये बुआई या सोइंग सीजन हो जाएगा। और काटी कब जाती है? तो मार्च अप्रैल 4-5 महीने गिन लेंगे उसमें काटी जाती है। इसके उलट अगर मैं खरीफ में आऊं तो आप देखिए कि भारत में दो ऋतुएं आप लोगों ने देखी है, एक है रबी के मौसम की, एक खरीफ के मौसम की। तो आप लोग देखते होंगे जैसे ही वर्षा ऋतु का आरंभ शुरू होता है, बारिश की पहली बौछार के साथ ही कुछ फसलों को किसान बोना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये जो खरीफ की फसल है वो वर्षा ऋतु के आगमन, वर्षा ऋतु में या मैं बात करूं भारत में वर्षा ऋतु कब होती है? गर्मी में होती है, गर्मी में शुरू होती है। और आप सभी लोगों को पता है कि हमारे भारत का मानसून केरल में जून से आने शुरू होता है और मध्य जुलाई तक ये उत्तर भारत तक जाता है। यानी ये फसलें बुआई कब होगी? इन फसलों की बुआई जून जुलाई में होती है। इन फसलों की बुआई जून जुलाई में होती है। तो कटाई कब होगी? आप 3-4-5 महीने यहां से गिन लेंगे तो जरूर वो सितंबर अक्टूबर आएगा। यानी सितंबर अक्टूबर में इन फसलों की कटाई होती है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ गए होंगे। और आपको पता है कि खरीफ की फसलें भारत में गर्मी के मौसम के अंतर्गत होती है और गर्मी को हम उष्ण कहते हैं। यानी ये फसलें मूल रूप से उष्ण कटिबंधीय फसलें होती है। कहां की फसलें होंगी? उष्ण कटिबंधीय फसलें होती है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो बहरहाल वापस आते हैं, जो भी हमने पढ़ा उसमें क्या क्या हमने बात की। हमने बात की भारत की फसलें। भारत की फसलें जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, वैसे तीसरी भी मानते हैं जायद। जायद यानी जो रबी की कटाई और खरीफ की बुआई के बीच में होती है। तो ये तीन फसलें हुई,
राबी, खारिफ और जैद। राबी के अंदर मैंने बताया रै से रबी, रै से रजाई, रजाई का मौसम, इसका मतलब भारत में शीत ऋतु, यानी वो फसल मूल रूप से शीतोष्ण कटिबंध का पौधा होगी। तो भारत में शीत ऋतु कब प्रारंभ होना शुरू होती है? अक्टूबर नवंबर, यानी तभी यहाँ बुआई चालू होती है। कटाई कब होगी? 4-5 महीने बाद, यानी मार्च अप्रैल में होती है। इसके उलट मैं जब खरीफ पे आता हूं तो मुझे पता चलता है कि भारत में वर्षा ऋतु के अंदर या गर्मी के मौसम में खरीफ की फसलें बोई जाती है। वो भारत में कहां से चालू होती है? मानसून के साथ में, यानी जून जुलाई में। और कटाई कब होती है? वही 3-4 महीने आप गिन लेंगे, सितंबर अक्टूबर में फसलें काट ली जाती है। यानी गर्मी है तो भारत में जरूर वो फसल मूल रूप से कहां का पौधा रही होगी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा रही होगी। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आप लोग समझ ले गए होंगे। और अगर आप लोग यहां तक की बातें समझ जाते हैं तो अब मैं आगे जाता हूं। तो जिस उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध की हम बात कर रहे थे, उसको जरा हम इस पे ग्लोब पे समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को पता है, आप लोग सभी जानते हैं कि भारत में कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से निकलती है। ये कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है। नीचे वाले भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं, नीचे वाले भाग को उष्ण कटिबंध, जबकि ऊपर वाले भाग को उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। यानी कर्क रेखा ने भारत को दो भागों में विभाजित किया, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध। ये उष्ण और उपोष्ण क्यों हुआ, उसको जरा इस ग्लोब की सहायता से देखने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि ये 0 डिग्री को हम सभी को पता है कि भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर है, ये आपको नजर आ गया होगा कि इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। हम सभी को पता है कि सूर्य की आभासी गति कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की आभासी गति होती है। इसी आभासी गति की वजह से हम पाते हैं कि यहाँ बहुत अधिक तापमान होता है, और अधिक तापमान के कारण इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। और इससे ऊपर वाले क्षेत्र को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्रमशः कर्क रेखा और मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा के ऊपर जो मिलता है उसे उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। जिन देशों के अंदर गर्मी के महीने तुलनात्मक रूप से ज्यादा होते हैं उन्हें उपोष्ण कटिबंध के देश कहा जाता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। तो आप समझ गए होंगे उष्ण कटिबंधीय फसल का क्या मतलब है, कि वो क्षेत्र जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है, अगर कोई फसल मूल रूप से पहली बार यहां उगी होगी, पनपी होगी, नेचुरली उत्पन्न हुई होगी, तो वो फसल उष्ण कटिबंधीय जलवायु की मूलतः फसल मानी जाती है। और जो फसल इधर कर्क रेखा के उत्तर में, यहां मकर रेखा के दक्षिण में अगर होती है, तो वो मूल रूप से शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय फसल मानी जाती है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। और अगर हमें यहां तक की बात समझ में आ जाती है तो भारत के अंदर भी हमें समझ में आ गया होगा कि ये वाला भाग उपोष्ण कटिबंध है, नीचे वाला भाग उष्ण कटिबंध है। और अगर भारत में भाग उष्ण कटिबंध है, इसका मतलब ये नीचे वाले यानी दक्षिण भारत में वर्ष पर्यंत उच्च तापमान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उच्च तापमान पाया जाता है। वर्ष पर्यंत दक्षिण भारत में उच्च तापमान पाया जाता है। इसीलिए यहाँ इस क्षेत्र में थोड़ा सा मैं टॉपिक से अलग हो रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मेरा तरीका है सारे टॉपिक को एक साथ जोड़कर पढ़ना। आप लोगों ने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा होगा। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण भारत में पढ़ा होगा। उसके अंदर कोपेन ने भारत में 8 जलवायु प्रदेश बताए। उसमें इस क्षेत्र के अंदर जो पाया जाता है वो ए टाइप की या ए प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ए प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस ए जलवायु की विशेषता क्या है? यहाँ वर्ष पर्यंत यानी पूरे साल तापमान यानी टेम्परेचर ग्रेटर देन 18 डिग्री सेल्सियस होता है। टेक्निकली थोड़ा सा अंतर है, मैं रिपीट कर देता हूं। हालांकि अभी ये बातें हम जलवायु में पढ़ेंगे कि जहां वार्षिक तापमान, औसत मासिक यानी एवरेज मंथली टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो। आप जानते हैं कि इसका मतलब जिस तरफ से ये ओपन होता है, जैसे मैंने लिखा टी, तो जिधर से ये ओपन है इसका मतलब ये बड़ा है। टी बड़ा है किससे? 18 डिग्री सेल्सियस से। यानी कहने का मतलब दक्षिण भारत में वर्ष पर्यंत 18 से 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पाया जाता है, इसलिए ये उच्च तापमान का क्षेत्र है। इसलिए दक्षिण भारत में ऐसी फसलें उगाई जा सकती है जिनको उच्च तापमान की आवश्यकता हो, और उत्तरी भारत में वो फसलें उगाई जाती है जिनको तुलनात्मक रूप से कम तापमान
तापमान की जरूरत होती है, कम तापमान की जरूरत होती है। इसका मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय फसलें, कौन सी फसलें? शीतोष्ण कटिबंधीय फसलें मुख्य रूप से कौन से भारत में उगाई जाती है? उत्तर भारत में उगाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय फसलें उत्तर भारत में उगाई जाती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय फसलें मुख्यतः दक्षिण भारत की तरफ उगाई जाती है। हालांकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी, समुद्र तटीय क्षेत्रों के अंदर भी, समुद्र तटीय क्षेत्रों के साथ साथ जो तटीय क्षेत्र हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, राज्य हैं, वहां पर भी एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, समुद्र की समकारी जलवायु। क्या नाम सुना है? समुद्र की समकारी जलवायु। ये जलवायु एक इस प्रकार की होती है दोस्तों, मैं बहुत बेसिक्स पे जाकर के आपको एक एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए पश्चिम बंगाल में इतना चावल क्यों पैदा होता है, तेलंगाना क्यों चावल के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे आ गया है। ठीक, वो एक एक क्यों का जवाब आपको मिल सके, उसी को मैं फिर रिपीट करता हूं। मैंने कहा कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत। ऊपर वाला भारत उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध, मुख्य रूप से उपोष्ण कटिबंध में है, और दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। ठीक, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ गए होंगे। उष्ण कटिबंधीय जो फसलें हैं वो दक्षिणी भारत की तरफ मुख्य रूप से ज्यादा बोई जाती है, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय फसलें हैं वो उत्तरी भारत में बोई जाती है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी भारत में कोपेन के अनुसार ए प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अर्थात यहां वर्ष पर्यंत तापमान 18 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, इसलिए यहां ऐसी फसलें नहीं बोई जा सकती जिनको 10 डिग्री या 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अगर बोई भी जाएगी ऐसी फसलें तो फिर वो जमीन की सतह पर नहीं बल्कि सतह से ऊपर बोई जाएगी। उम्मीद करता हूं, यानी सतह से ऊंचाई की तरफ जाने पे पर्वतीय ढालों पर या इस स्थानों पर बोई जाएगी। उम्मीद करता हूं ये पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। उष्ण कटिबंध समझ गए होंगे। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाते हैं, जबकि कर्क रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री तक, कितना? 66.5 डिग्री तक, और मकर रेखा के दक्षिण में भी 66.5 डिग्री दक्षिण तक का क्षेत्र उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। जिन देशों के अंदर ग्रीष्म मंथ ज्यादा होते हैं, महीने ज्यादा होते हैं, उन्हें उपोष्ण कटिबंध कहते हैं, और जिन देशों में तुलनात्मक रूप से शीत महीने या ठंड के दिन ज्यादा होते हैं उन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। यहां तक की बात अगर हमें समझ में आ जाती है तो हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ एक बिंदुओं पर। वो बिंदु इस प्रकार से हैं दोस्तों कि जब भी हम कृषि के अंदर बात करेंगे तो मुख्य रूप से 4-5 बातों को समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात हमारी कृषि में ये रहेगी कि यह कैसी फसल है, यह कैसी फसल है। जैसे गेहूं चावल कुछ भी है तो पहले मैं देखूंगा यह कैसी फसल है, यह कैसी फसल है। कहने का मतलब ये उष्ण कटिबंधीय फसल है या उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। सबसे पहली बात मैं यही देखूंगा कि यह फसल कैसी फसल है, उष्ण कटिबंधीय है, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, ये देखूंगा। उसके बाद में मैं ये देखने की कोशिश करूंगा, या उससे भी पहले मैं जाऊं तो इसको 2 नंबर मान सकते हैं। सबसे पहले मैं ये देखूंगा, क्योंकि मैंने इसी से पढ़ा है कि ये रबी की फसल है या खरीफ की फसल है। क्या देखूंगा किसी फसल में, ये रबी की फसल है या खरीफ की फसल है। फिर मैं देखूंगा ये मूलतः उष्ण कटिबंधीय फसल थी या उपोष्ण कटिबंधीय फसल थी, अर्थात शीतोष्ण कटिबंधीय फसल थी, ये देखने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में एक प्रकार का वर्गीकरण फसलों में और मिलता है, वो ये मिलता है कि ये खाद्यान्न फसल है, यानी खाई जाती है, खाद्यान्न है, अनाज है, या ये तिलहन है, खाद्यान्न है या तिलहन है, या रेशेदार फसल है, या रेशेदार फसल है, या बागानी फसल है। अगर किसी फसल के बागान लगाए जाते होंगे तो उसे बागानी फसल कहते हैं, या फिर ये रोपण खेती का उदाहरण है, या ये रोपण फसल है। जैसे चाय की कलम को रोपा जाता है, चाय की डाली को निकाला जाता है और कलमों को रोपा जाता है, तो उसे रोपण खेती कहते हैं, बागानी खेती भी कहते हैं, क्योंकि चाय के बागान लगाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ में आई होगी। चौथा बिंदु मैं देखूंगा कि अगर कोई भी फसल है तो उसे जरूर कोई ना कोई तापमान चाहिए होगा, यानी उस फसल के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, आइडियल टेम्परेचर क्या होता है। पांचवी बात जो मैं यहां देखूंगा वो ये देखूंगा कि इसे वर्षा या पानी की मात्रा कितनी चाहिए, वर्षा या पानी की मात्रा कितनी चाहिए। और छठी बात मैं देखूंगा कि इसे यह फसल किस मृदा में उत्पन्न होती है, यह फसल किस मृदा में उत्पन्न होती है। यहां तक की बात अगर हम समझ गए तो सातवां बिंदु मैं देखूंगा कि यह फसल जीएसए के
कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है, जीएसए के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर है, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर है। जीएसए क्या होता है थोड़ी देर में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, अभी बताता हूं। आठवां बात करूंगा कि भारत विश्व का कितना प्रतिशत इस फसल का उत्पादन करता है। भारत विश्व का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है, यह देखूंगा कितना प्रतिशत उत्पादन करता है। अगर भारत इतना उत्पादन कर रहा है तो जरूर इस फसल के उत्पादन में भारत का कोई स्थान भी होगा। भारत का स्थान मैं देखूंगा, कहां देखूंगा, विश्व में भारत का स्थान क्या है, विश्व में भारत का स्थान क्या है। अगर मैं यहां तक देख लेता हूं तो मैं अगली चीज इसमें ढूंढने की कोशिश करूंगा कि जब ये फसल भारत में हो रही है तो इस फसल में भारत के शीर्ष उत्पादक, यानी शीर्ष कह लो या प्रमुख कह लो, शीर्ष और प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं, और अगर ये मैं देख लिया तो फिर मैं देखूंगा कि इन सब ने कुल उत्पादन कितना किया, या कितना हुआ, भारत में कितना हुआ इस फसल का। 12वां मैं देखूंगा तो यानी एक टेक्निकल टर्म मिली कुल उत्पादन। 12वां मैं देखूंगा कि इसकी उत्पादकता को दोस्तों कहते हैं प्रोडक्टिविटी, इसे कहते हैं टोटल प्रोडक्शन। तो ये टोटल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर है थोड़ी देर में समझाता हूं कि प्रोडक्टिविटी उत्पादकता, इसकी उत्पादकता सबसे ज्यादा किस राज्य में है, क्योंकि ये भी सवाल पूछा जाता है सबसे ज्यादा किस राज्य में है, कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादकता है, वो भी हमें देखनी है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ गए होंगे। 13वीं बात मैं देखूंगा कि इन फसलों में कौन सी किस्में भारत में उगाई जा रही है, भारत में इसकी कौन सी वैरायटी उगाई जाती है। और 14वीं बात मैं यहाँ देखूंगा कि इससे रिलेटेड संस्थान या अन्य बिंदु क्या हैं कि जो इसके डेवलपमेंट के लिए, जैसे केंद्रीय कपास संस्थान कहाँ है, जैसे नागपुर में, गेहूं का कहाँ है, करनाल में। तो ये जो संस्थान है उनसे रिलेटेड मैं कुछ बातें देखूंगा। यानी मैं कोई भी फसल पढ़ूंगा उसमें मैं इन 15-14 सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा, चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे चावल हो, चाहे गन्ना हो, चाहे चाय हो, चाहे कॉफी हो और चाहे कपास हो, इन 6 की 6 फसलों में, क्योंकि आपके भारत के भूगोल में राजस्थान ज्योग्राफी में ये 6 ही फसलें हैं। इन 6 के हमें इन 14 सवालों के जवाब ढूंढने हैं। ये मैंने एक लेआउट प्लान आप लोगों के लिए तैयार कर दिया कि हमें क्या क्या करना है और किस तरीके से करना है। तो चलिए अब हम एक एक चीज को देखने की और करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले कुछ जो टेक्निकल शब्द आए उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो जरा आइए, सबसे पहली बात अपन ने की थी अभी एक टेक्निकल शब्द था रबी और खरीफ। पहला बिंदु यही है हमारा, रबी और खरीफ। ठीक, रबी और खरीफ। जो फसलें भारत में यानी रजाई के मौसम में होती है, जो फसलें भारत में रजाई के मौसम में यानी शीत ऋतु में होती है, ठंड के मौसम में होती है, वो रबी की फसलें होती है। और जो फसलें भारत में वर्षा के मौसम में होती है, वर्षा की शुरुआत या मानसून की शुरुआत के साथ होती है, उन फसलों को खरीफ की फसलें कहते हैं। और आपको पता है भारत में मानसून गर्मी में आता है। मुझे पहले सवाल का जवाब इस तरीके से एक एक फसल में मिलना चालू हो जाएगा कि वो रबी की फसल है खरीफ की। आपका सौभाग्य है कि आपकी इन 6 फसलों में से सिर्फ और सिर्फ गेहूं ही ऐसी फसल है जो रबी की फसल है, बाकी सारी खरीफ की फसल है। थोड़ा सा अगर मैं राजस्थान की ज्योग्राफी के सिलेबस में भी चला जाऊं तो वहां एक फसल मिलेगी आपको जो, तो ये वहां पर भी सिर्फ ये एक ही मिलेगी, यानी ये 2, वहां पर ये 2 मिलेगी, जो और गेहूं। अगर दोनों को जोड़ लूं, राजस्थान भी और भारत भी, यही 2 रबी की फसल आपके कोर्स में पढ़नी है। बाकी जो 5 फसलें गेहूं के अलावा बची इधर जो बची खरीफ के अंदर, अगर मैं बात करूं तो खरीफ की फसलों में आपको चावल पढ़ना है, खरीफ की फसल में आपको कपास पढ़ना है, खरीफ की फसल में आपको गन्ना पढ़ना है, खरीफ की फसल में आपको चाय पढ़ना है, खरीफ की फसल में आपको कॉफी पढ़ना है। ये तो आपको भारत के भूगोल में पढ़ना है। दोस्तों मेरा एक तरीका रहता है कि आप इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी तीनों को आपस में लिंक करके पढ़ें, तीनों को आपस में आप लिंक करके पढ़ें। तो मैंने पहले सवाल का जवाब ढूंढा। दूसरी बात मैं जो आपसे कर रहा था वो बात कर रहा था कि हम फसल में देखेंगे कि ये उष्ण कटिबंध की फसल है या शीतोष्ण कटिबंध की फसल है। कहां की फसल है? शीतोष्ण कटिबंध की फसल है। ये बात पता है हम किस आधार पर करते हैं दोस्तों?
आज तो हम टेक्नोलॉजी का यूज करके हाई यील्ड वैरायटी सीड बना लेते हैं, बीज बना लेते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फसलें भी आ गई है। मैं बात कर रहा हूं उस आधार को लेकर के, जब नेचुरली पहली बार ओरिजिनली ये फसल, ये पौधा कहाँ हुआ था, उस आधार पे मैं बात करूंगा कि ये उष्ण कटिबंध में या उपोष्ण कटिबंध में हुआ था या शीतोष्ण कटिबंध में हुआ था। उम्मीद कर रहा हूं समझ गए होंगे। इसको कैसे समझेंगे, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया कि पूरा ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये जो 23.5 डिग्री वाली उत्तरी है कर्क रेखा और 23.5 डिग्री वाली दक्षिणी है मकर रेखा, इनके बीच में अगर कोई फसल मूल रूप से ओरिजिनली पैदा हुई होगी या भारतीय जलवायु में, भारतीय महाद्वीप में कोई हुआ होगा, तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा होगा। और जो जो मान लीजिए कि कोई फसल यहाँ मूल रूप से पैदा हुई होगी जैसे गेहूं, तो फिर वो शीतोष्ण कटिबंध का मूल पौधा होगा। यहां तक की बात जानने के बाद तीसरी बात पे मैं आऊंगा कि वो फसल खाद्यान्न फसल है, अगर खाई जा रही है तो खाद्यान्न फसल है। जो 14-15 सवाल मैंने अभी आप लोगों के लिए लिखे थे बोर्ड पे, उन्हीं के मैं जवाब ढूंढ रहा हूं दोस्तों, कि वो फसल खाद्यान्न फसल है। वो फसल खाद्यान्न फसल है, अगर खाई जाती है अन्न के रूप में तो खाद्यान्न फसल है। अगर उससे रेशे निकाले जाते हैं तो रेशेदार फसल है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं कपास, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं कपास। खाद्यान्न का भी मैं एग्जांपल दे देता हूं गेहूं और चावल। गेहूं और चावल हमारे खाद्यान्न है। कपास रेशेदार फसल है, अगर उसके बागान लगाए जा रहे हैं तो बागानी फसल है और रोपण फसल है, जिसका एग्जाम्पल भी मैं दे देता हूं बागान का चाय और कॉफी। तो इस आधार पर हम पकड़ लेंगे कि वो कैसी फसल है। एक एक सवाल के जवाब हमें खुद ब खुद मिलना चालू हो जाएंगे। अब अगले सवाल पे मैं जाता हूं दोस्तों। अगर कोई फसल, मैं इधर दो तरीके से कर देता हूं, रबी की फसल और खरीफ की फसल। रबी की फसल और खरीफ की फसल। दोस्तों हम जानते हैं रबी की फसल का मतलब सर्दी या शीत ऋतु और खरीफ की फसल का मतलब गर्मी या मानसून की ऋतु। अगर मैं रबी की बात करूं तो यहां मैं देखता हूं कि टेम्परेचर, चौथा पॉइंट टेम्परेचर, तापमान मुझे हमेशा कम मिलेगा। किससे कम मिलेगा? 20 डिग्री सेल्सियस से। लगभग रबी की फसल के लिए जो मुझे तापमान मिलेगा वो 20 डिग्री सेल्सियस से कम मिलेगा, जबकि खरीफ की फसल में जो मुझे तापमान मिलेगा वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा मिलेगा। 20 और 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा मिलेगा। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, हमारे भारत में गर्मी के दिनों में तापमान 20-25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, इसलिए खरीफ की फसलें उच्च तापमान में होती है और रबी में वो फसलें होती है जो कम तापमान के अंदर पनपती और उगती है। यहां तक की बात अगर हमें समझ में आ जाती है तो मैं दूसरी अगली बात देखता हूं, वो देखता हूं आर्द्रता या वर्षा की मात्रा को लेकर। किसको? आर्द्रता या वर्षा की मात्रा को लेकर। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि शीत ऋतु में, सर्दी में भारत में वर्षा नहीं होती, इसलिए इन फसलों को रेनफॉल कम होगा, इसलिए इन फसलों को पानी कम चाहिए होता है। किससे कम चाहिए होता है? 100 सेंटीमीटर से कम पानी चाहिए होता है। 100 सेंटीमीटर से कम पानी रबी की फसलों को चाहिए होता है। और अगर मैं इधर आऊं तो हमें पता है कि यहाँ रेनफॉल ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर चाहिए, जिसका एक अपवाद है। वो अपवाद भी हम याद रखेंगे। कपास वो क्या लेना देना है जो थोड़ी देर बाद बात करेंगे, यानी कपास। एक और आप याद रखेंगे, ये आपके राजस्थान के सिलेबस में बाजरा, बाजरा, जो ये ऐसी फसलें हैं जिनको, जो तो रबी की फसल है, बाजरा, कपास, ये ऐसी फसलें हैं जो खरीफ की फसल है, परंतु फिर भी इनको पानी 100 सेंटीमीटर से कम चाहिए। जबकि अधिकांशतः जिन हम खरीफ की फसलों को पढ़ते हैं, दोस्तों मैं अभी आपको फसलों के एग्जाम्पल वही दूंगा जो आपके भारत के भूगोल या राजस्थान के भूगोल के सिलेबस में। बाजरा और कपास खरीफ की फसल है। हमें पता है खरीफ की फसलों को पानी 100 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन बाजरा और कपास को पानी कम चाहिए होता है। इवन बाजरा तो लेस देन 50 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्रों में भी पनप जाता है, और हम जानते हैं कपास को 50 से 80 सेंटीमीटर पानी चाहिए होता है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ गए होंगे। खरीफ की फसल होने के बावजूद 100 सेंटीमीटर से कम पानी वाली हमारे सिलेबस में दो फसलें हैं। अगर ऐसे हम कॉन्सेप्ट बनाते जाएंगे तो सब बात ऑटोमेटिक याद होती चली जाएगी। अगर मैं इसको भी याद करने की कोशिश करूं तो आपको पता है भारत में वर्षा का औसत या भारत में एवरेज वर्षा या वर्षा का औसत हम सभी जानते हैं कि 115 से 120 सेंटीमीटर है।
तो आप लोग पकड़ ले गए होंगे कि जब मानसून के मौसम में भारत में 115 से 120 सेंटीमीटर बारिश हो रही है औसतन। औसतन क्यों? क्योंकि चेरापूंजी में 1100 सेंटीमीटर, मोहसिन राम में 1100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। और आपको पता है रेगिस्तान के मरुस्थल में बारिश कम होती है। तो एवरेज का मतलब समझ में आ गया होगा कि एक तरफ 25 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, एक तरफ 1100 सेंटीमीटर हो रही है। ये न्यून और अधिकतम बारिश है। लेह, लेह, भारत के लेह का नाम सुना होगा, जो लद्दाख के पठार के ऊपर स्थित है। वहां बारिश 5 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वहां बारिश 5 सेंटीमीटर से भी कम होती है। मैं ना न्यूनतम बारिश की बात कर रहा हूं, ना अधिकतम बारिश की बात कर रहा हूं, जो चेरापूंजी मोहसिन राम में अधिकतम, जो न्यूनतम है ले जैसलमेर और इधर है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, भारत के एवरेज की बात कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं ये समझ गए होंगे, और बाकी डिटेल में आप बात यहां जलवायु में करेंगे। यहां तक की बात अगर हमें समझ में आ जाती है तो मैं छठे पॉइंट पे जाता हूं, और छठे पॉइंट पे मैं देखूंगा मृदा, यानी ये कौन सी मिट्टी में फसलें हो रही है। इसको देखने के लिए मैं अभी वापस आऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को भारत की मृदा के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, ये जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को जलवायु प्रदेश बताए थे, वो 8 जलवायु प्रदेश यही हैं। ये 8 जलवायु प्रदेश जो कोपेन ने बताए वो यहाँ लिखे हुए हैं। अभी सिर्फ आप, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जलवायु नहीं पढ़ा रहा, अभी सिर्फ आप इस वाले एरिया का ध्यान रखें। यहाँ मुख्य रूप से ए टाइप की जलवायु मिलती है। कौन सी जलवायु मिलती है? ए टाइप की जलवायु मिलती है। बहरहाल, अब मैं भारत की मिट्टियों पे आता हूँ। भारत में भी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने जो मृदा के प्रकार बताए हैं, वो मृदा के प्रकार मुख्य रूप से 8 हैं। यानी बात समझ में आई, 8 का बहुत बड़ा लेना देना है। 8 ही मुख्य रूप से मृदा के प्रकार हैं, 8 ही जलवायु प्रदेश है मुख्य रूप से भारत में। ये कोपेन ने बताए हैं। ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 8 प्रकार की मिट्टी बताई। जो 8 प्रकार की मिट्टी बताई दोस्तों, उनको मैं लिखने की कोशिश करता हूं। यहां नजर आ रही होगी, ये जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि जितना अभी हमें जलवायु से मतलब, हमारी कृषि से मतलब है, उतना ही मैं आपको बताऊंगा। ये जलोढ़ है। ये नजर आ गया होगा आपको, काली मिट्टी है। ये जलोढ़ मिट्टी है, ये काली मिट्टी है। काली मिट्टी के आगे अगर मैं जाता हूं तो मुझे यहां पर मिलता है ये लाल मिट्टी है, ये लाल मिट्टी है। और अगर मैं एक, मुझे चाय और कॉफी में और मिलेगी, जिसे लेटेराइट मिट्टी कहते हैं, तो ये वाली लेटेराइट मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी हमें पश्चिमी घाट पे और यहाँ छोटा नागपुर के पठार पर CNP, जब आप जूम करके देखेंगे तो ये लिखे हुए हैं सॉइल के टाइप। और ये आप लोगों को मैटर मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप इस मैटर को ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नंबर भी आप लोग ले सकते हैं, कि टेलीग्राम चैनल का नंबर है 773777328076। इस पर आप सर्च करेंगे ज्योग्राफी बाय आशीष सर, या परिणाम RAS बाय आशीष सर से सर्च करेंगे, इस नंबर से सर्च करेंगे तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका पूरा कंटेंट, ये पूरी PDF आप लोगों को मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अभी मुद्दे पे आते हैं। तो अभी हमने बात करी जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो जरा एक एक पे बात करते हैं। दोस्तों, नाम से ही समझिए, नाम से अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो जो मिट्टी जल ओढ़कर लाता है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जो मिट्टी जल ओढ़कर लाता है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और भारत में ये और तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र है मुख्य रूप से, तटीय मैदान। और भारत में ये, यानी उत्तर का मैदान, कौन सा मैदान? उत्तर के विशाल मैदान में हमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है। जो जल ओढ़कर लाता है उस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यहाँ पर हमें 3 प्रकार की मिट्टी मिलती है। एक मिलती है बलुई मिट्टी, एक मिलती है दोमट मृदा, और एक हमें मिलती है चिकनी मिट्टी। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बनाता जा रहा हूं कि आगे इन सब के एक एक के नाम आएंगे तो आप 2 मिनट में पकड़ लोगे। बलुई मिट्टी जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। हम जानते हैं दोस्तों, यहाँ शिवालिक है, और हमें पता है शिवालिक के बाद नदियां मैदान में आती है। और जब नदियां पहाड़ों से मैदान में आती है तो पहाड़ के या गिरी यानी पर्वत, पद यानी पैर में ऐसे बोल्डर का जमाव करती है। जो बोल्डर का जमाव होता है उसे भाबर कहते हैं। बोल्डर के जमाव को भाबर कहते हैं। भैसे भाबर,
भय से भाटा होता है, जहां भाटे भाटे जमा हो जाते हैं उसे भाबर कहते हैं। ये पत्थर आपस में लुढ़कते हुए नदी के पानी के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो ये आपस में घर्षण, सन्नी घर्षण की वजह से पिसते हैं, तो आगे ये कणों का आकार थोड़ा और छोटा होता है, और जहां मृदा के कण उसकी तुलना में छोटे लेकिन कणों का आकार तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है, उसे उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं? बलुई मिट्टी। यानी यहां मुझे एक बात समझ में आई, बै से बलुई मिट्टी होती है और बै से बड़े कण होते हैं। जिस मिट्टी में कणों का आकार बड़ा होता है उसे बलुई मिट्टी कहते हैं, और फिर जब ये कण आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों इसमें और कणों का आकार छोटा होगा, छोटा होता होता ये ऐसा हो जाएगा, और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो तुलनात्मक रूप से और छोटे कण मुझे इस क्षेत्र में और छोटे कण मिलेंगे, और जो और छोटे कण होते हैं उसे हमें पता है, उसका हम याद रखेंगे कि सी से चिकनी होता है, सी से छोटा होता है। तो जिसमें छोटे कण होते हैं, जिस मृदा के कण छोटे होते हैं उसे चिकनी मिट्टी कहते हैं, जिस मृदा के कण बड़े होते हैं उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। ये शिवालिक के बाद आगे तक का क्या क्षेत्र हुआ वो बात समझ में आ गई। और जिसमें दोनों प्रकार के दो टाइप की मट यानी मिट्टी मिलती है उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। यानी इसमें दोनों प्रकार के कण मिलते हैं। कौन से प्रकार के कण मिलते हैं? दोनों प्रकार के मृदा के कण मिलते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ गए होंगे। यानी ऐसी फसल जो बलुई मिट्टी में होती है वो तुलनात्मक रूप से यूपी या पश्चिमी या पश्चिमी भारत की तरफ इस तरफ होगी, या पश्चिमी ये उत्तर के मैदान की तरफ होगी। और जिन्हें चिकनी मिट्टी चाहिए, जिस फसल को चिकनी मिट्टी में पनपती है, वो गंगा के निम्न गंगा के मैदान में होगी। कौन से गंगा के मैदान में होगी? निम्न गंगा के मैदान में होगी। क्योंकि दोस्तों फसल के लिए मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए जो गंगा से सप्लाई हो जाता है या वर्षा से सप्लाई हो जाती है। फिर मैं रिपीट करूंगा, अभी हम उस कृषि की बात कर रहे हैं जो नेचुरली ओरिजिनली होती है, जिसमें टेक्नोलॉजी का, इरिगेशन का, हाइल्ड वैरायटी सीड का, जिसमें फर्टिलाइजर का, इस टाइप की अभी कोई बात नहीं है। अभी सिर्फ बात है नेचुरली और ओरिजिनली क्या हो रहा है, वही हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। यहां तक समझ गए होंगे। तो यहां पर अगर बलुई मिट्टी देखना है तो हमें पता है कि इस क्षेत्र में बलुई मिट्टी होगी, यानी गंगा के मैदान में, इधर मध्य गंगा के मैदान में बलुई मिट्टी होगी, निम्न गंगा के मैदान में चिकनी मिट्टी होगी। और जब दोनों प्रकार की मिट्टी होती है, वही मध्य गंगा के मैदान का कुछ भाग तो वहां दोमट मिट्टी हमें मिलेगी। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ गए होंगे। और इसी से हमें पता चलता है कि हमारे राजस्थान में भी इस तरफ चूंकि वायु द्वारा अपर्दन होता है, इसलिए यहाँ बलुई रेतीली मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी मिलती है? बलुई रेतीली मिट्टी, जिसमें ब से बड़ा यानी मृदा के कण बड़े होते हैं, वो ब से बलुई मिट्टी कहलाती है। ये मृदा की बात हमें समझ में आ गई होगी। जलोढ़ मृदा के अंदर बलुई, दोमट और चिकनी मिट्टी की बात हमें समझ में आ गई होगी। कैसे मिलती है वो समझ में आ गई होगी। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है वो समझ में आ गई। दो क्षेत्र हैं, एक तो तटवर्ती मैदान और एक उत्तर का मैदान, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों, सिंधु का ज्यादा क्षेत्र पाकिस्तान में है। काली मिट्टी दोस्तों यही समझ लेंगे, यही हम एक बात समझ लेंगे कि काली मिट्टी जो बनी है, काली मिट्टी बेसाल्ट लावे के अपर्दन से बनी है। किससे बनी है? बेसाल्ट लावे के अपर्दन से बनी है। काली मिट्टी बेसाल्ट लावे के अपर्दन से बनी है। ठीक, ये बेसाल्ट लावा दोस्तों, अभी हम वहां नहीं जाएंगे, सिर्फ आप ये समझेंगे कि एक गोंडवाना लैंड कोई जगह थी। गोंडवाना लैंड कोई जगह थी। मैं थोड़ा सा समझाता हूं कि वैगनर नाम के एक आदमी ने कहा था कि सबसे पहले सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, उसे उन्होंने पेंजिया कहा था। पेंजिया कहा था। उसके चारों तरफ जो पानी था उसे पैंथलासा कहा था। उन्होंने कहा कि बाद में टूट गया, अभी कब टूटा, क्या टूटा पे मैं नहीं जाऊंगा। जो ऊपर का भाग था उसे लोरेशिया का, और जो दक्षिण का भाग था उसे गोंडवाना लैंड का। इस गोंडवाना लैंड का ये वाला जो भाग था, जहां से बाद में टूट करके अलग हुआ, वही प्रायद्वीपीय पठार था। जब ये टूट करके आगे की दिशा में भी किस दिशा में? नॉर्थ ईस्ट दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। यानी यहां से टूट करके ये यूं गया ना, यूं, तो ये दिशा कौन सी होगी? इधर की तरफ जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में जब प्रवाहित हुआ तो इसके ऊपर क्रिटेशियस में, क्या बोला मैं? क्रिटेशियस में लावे का जमाव हुआ। वो बेसाल्टिक लावा था। वो बेसाल्टिक लावा ही क्यों था इस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा। वो बेसाल्टिक लावा था, उसका यहाँ दक्कन ट्रैप पे जमा हुआ। कालांतर में उसका वायु, पवन इन और जल, नदियों, इनके द्वारा अपक्षय और अपर्दन हुआ। अपर्दन की वजह से जो मिट्टी बनी वो काली मिट्टी थी। इसका काला रंग टिटेनी
टिटेनी फेरस, आप सिर्फ याद रखेंगे फेरस लोहा, मैग्नेटाइट, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ज्यादा डिटेल में अभी मैं मिट्टी पे बात नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारे मुख्य परीक्षा के कोर्स में है, भारत की मृदा। आप प्रारंभिक परीक्षा पास करके आइए और अगर हमारा साथ रहता है तो मैं आपको और विस्तार में इसके बारे में बताऊंगा। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला होता है क्योंकि इसमें आयरन मिलता है। और वैसे भी आप बताइए, ओरिजिनली जब आप लोग देखते हैं तो ब्लैक कलर का हमें लोहा नजर आता है। आयरन देखा है, आयरन ब्लैक कलर का होता है, तो ब्लैक कलर किसकी वजह से आप लोग पकड़ लो, बस फेरस, बस इतना। बाकी तो एग्जाम में लिखा हुआ है ना, वहाँ प्रारंभिक परीक्षा में तो अपन छांट लेंगे। और वैसे भी अभी तो अपने प्रारंभिक परीक्षा के कोर्स में तो है नहीं मृदा, ठीक। तो मैंने ये बात बताई। तो अब मुझे एक बार बताओ कि दिवाली के टाइम पे अभी गया है महीने भर पहले, ठीक, तो आपको पता है कि अपन वहाँ क्या करते हैं, वहाँ वो धोते हैं, लोहे का गेट धोया होगा, कभी ड्यूटी लगी होगी। तो जब लोहे का गेट कभी आपने धोया हो तो आप देखते हो कि जंग जब झड़ती है तो नीचे लाल 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 पानी नजर आता है। तो यूं मानिए कि ये काली मृदा का क्षेत्र है। और आपको पता है इस दक्कन के पठार का ढाल इस तरफ है, ये ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ये ढाल इधर ही क्यों है, इस पे मैं अभी बात नहीं करूंगा। हालांकि मैं इसका भी जवाब दे सकता था, लेकिन अभी नहीं, अभी हम मुद्दे पे रहेंगे। तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जो ढाल है, इसकी वजह से नदियां इधर बहकर जाती है। तो जब ये लोहा यहां से धुलेगा, आगे बढ़ेगा इधर, और इधर की जो नदियां इधर जाएंगी, तो ये बताइए कि ये लोहा धुल करके आगे जाएगा तो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, लाल। और ये लाल रंग की वजह यही है क्योंकि फेरस में यानी फेरिक में ऑक्साइड मिल गया, पानी हो गया तो जल योजित। तो ये जो फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल रंग हो जाता है। और हम जानते हैं कि अगर अगर उसी आयरन में या उसी लोहे के गेट को और पानी पटके तो पानी आगे बढ़ते बढ़ते आपने देखा होगा थोड़ा येलोइश कलर का पीला पीला नजर आता है। तो आप लोग देखते हैं यहाँ महानदी के डेल्टा में आप लोगों को लाल पीली मिट्टी मिलती है जो चावल की खेती के लिए उपयोगी है। एनीवे, अब मैं बात करता हूं लेटेराइट मिट्टी की। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी यानी वर्षा यानी बहुत वर्षा, यानी यूं मान सकते हैं आप अत्यधिक वर्षा, क्या बोला मैं, अत्यधिक वर्षा प्लस तापमान भी ज्यादा। जहां अत्यधिक तापमान यानी तापमान और वर्षा की मात्रा दोनों ज्यादा होते हैं, उन क्षेत्रों में मिट्टी के एक शब्द यूज कर रहा हूं, निक्षालन। इसकी वजह से जो मिट्टी बनती है उसे लेटेराइट मिट्टी कहते हैं, जिसमें से सिलिका हट जाती है, सिर्फ और सिर्फ बचता है तो सिर्फ लोहा और लोहे का अंश, और जो बचता है वो बचता है एल्यूमिना। इसकी वजह से ये कुछ रेडिश कलर की नजर आती है, इसीलिए। और वास्तव में लेटेराइट लेटर शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है, लेटर शब्द से बना है। ये लेटर शब्द लेटिन का शब्द था। किसका शब्द था, लेटिन के शब्द लेटर से बना है, जिसका मतलब होता है ईंट, क्योंकि इस मिट्टी से ईंटें भी बनाई जा सकती है। उम्मीद करता हूं पकड़ ले गए होंगे। ये भारत में पश्चिमी घाट, ये भारत में छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार और कुछ असम की पहाड़ियों के क्षेत्र में मिलता है। आप वो क्षेत्र देख लो जहां वर्षा भी अच्छी खासी हो रही है, जहां तापमान भी अच्छा खासा है। पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार और असम की पहाड़ियां। कुल मिला के जितना भी मिट्टी के बारे में बात करी तो बताऊं अभी तक, क्योंकि ये चारों पांचों नाम आगे आएंगे। एक था जलोढ़ मिट्टी, जिसमें हमने पढ़ा बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी। बलुई मिट्टी का मतलब था ब से बड़े कण, ब से बलुई मिट्टी। चिकनी का मतलब था सी से चिकनी, सी से छोटे कण। जब मृदा के कण छोटे होते हैं चिकनी मिट्टी होती है, जिसमें बड़े और छोटे कण समान अनुपात में पाए जाते हैं लगभग, तो उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। दोनों प्रकार के कण होते हैं। जलोढ़ मिट्टी गंगा के मैदान में मिलती है, निम्न गंगा में हमें चिकनी मिट्टी मिलती है, जबकि इस तरफ जाए तो तुलनात्मक रूप से मृदा के कणों का आकार बड़ा होता है। ये सारी बात हम समझे। उसके बाद में हमने बात की काली मिट्टी दक्कन के पठार में मिलती है। दक्कन के पठार में बेसाल्ट लावे के अपरदन से बनी। बेसाल्ट लावा गोंडवाना लैंड से टूटकर जब प्रायद्वीपीय पठार आगे बढ़ा तब बना, तब यहाँ जमा हुआ। इसमें टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण काले रंग की होती है। जब ये इस मृदा पर से ये आगे की तरफ जाते हैं तो जल जब आगे बहाकर लेकर जाता है तो उस क्षेत्रों में लाल मृदा का जमा होता है। तो एक ये क्षेत्र और एक ये नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र आपको नजर आ रहा होगा। और इसी वजह से यहाँ एक नदी भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, लोहित नदी, लाल मिट्टी के क्षेत्रों से बहकर आती है, इसलिए इसे खूनी नदी भी कहते हैं। ये बात हम नदी वाले चैप्टर में करेंगे। दोस्तों, अगर हम 3-4 टॉपिक को आपस में जोड़कर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो दिमाग के ताले खुलना चालू हो जाते हैं। बहरहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये लाल मिट्टी का क्षेत्र है। लाल होने की वजह फेरिक ऑक्साइड है। अब हमने लेटेराइट मिट्टी की बात करी। लेटेराइट मिट्टी उन क्षेत्रों में होती है जहां तापमान और वर्षा की मात्रा दोनों ज्यादा होता है। तो पश्चिमी घाट,
मेघालय का पठार और छोटा नागपुर का पठार और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में था। यहां तक की सारी बातें हमने कर ली। तो मिट्टी कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या होगी वो सारी बातें हम देख लेंगे, और इसी के आधार पर अब हम जलवायु के आधार पर कृषि का वर्गीकरण चालू कर देंगे। और वर्गीकरण चालू करने से पहले अभी हम 3-4 मुद्दों को और समझने की कोशिश करेंगे। जो बातें हैं, एक होता है कुल उत्पादन। क्या होता है? कुल उत्पादन। तो जरा समझिए दोस्तों कि यहां मैंने बनाया ये एक यूपी का खेत है, यहां मैंने बनाया ये पंजाब का खेत है, यहां मैंने बनाया कि ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। ठीक, यूं मानिए अभी मैं कुल उत्पादन समझा रहा हूं। पूरा पश्चिम बंगाल मिलके 100 किलो चावल पैदा कर रहा है। किसकी बात कर रहा हूं? चावल उत्पन्न कर रहा है, उत्पादित कर रहा है। यूपी हमारा 80 किलो चावल उत्पादित कर रहा है, पंजाब हमारा 60 किलो चावल उत्पादित कर रहा है। तो आप ही बताइए कुल उत्पादन सबसे ज्यादा कहां है? तो आप खुद कह दोगे वेस्ट बंगाल में, आप खुद कह दोगे पश्चिम बंगाल में। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ गए होंगे कुल उत्पादन का मतलब क्या है। पूरे राज्य ने जो उत्पादन किया वो कहां सबसे ज्यादा है, पूरा जोड़कर। एक शब्द होता है उत्पादकता। क्या शब्द होता है? उत्पादकता। जरा इसको बात समझिए। मैंने यहां बनाया यूपी का एक खेत। वो खेत की जो मेजरमेंट है वो है 1 बीघा, या मान लीजिए 1 हेक्टेयर। 1 बीघा या 1 हेक्टेयर खेत में यूपी यूपी 10 किलो चावल उत्पन्न कर रहा है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये बात बता रहा हूं, 10 किलो चावल पैदा कर रहा है। मैं गया वही 1 बीघा या 1 हेक्टेयर जमीन पे, मैंने बात की पंजाब के खेत की। मैंने देखा कि वो 20 किलो पैदा कर रहा है। कितना पैदा कर रहा है? 20 किलो। 1 बीघा में 20 किलो पैदा किया, 1 बीघा में 10 किलो पैदा किया, तो उत्पादकता ज्यादा किसकी हुई? पंजाब की। कुल मिला के उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी का मतलब यह है, प्रोडक्टिविटी का मतलब यह है कम जमीन से, क्या बोला मैं? कम जमीन से ज्यादा उत्पादन। कम जमीन से ज्यादा उत्पादन को ही हम क्या कहते हैं? उत्पादकता। मैं देखूं कि यहाँ 1 बीघा या 1 हेक्टेयर, क्योंकि पहले बीघा में खेत नापते थे, अब हेक्टेयर मेजरमेंट कर दिया। 10 किलो चावल पैदा हो रहा है। यहाँ देखूं तो 1 बीघा 1 हेक्टेयर में 20 किलो चावल पैदा हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा पंजाब की उत्पादकता ज्यादा है, क्योंकि पंजाब में कम जमीन ज्यादा पैदा कर रही है, जबकि यूपी में उतनी ही जमीन पर कम पैदा हो रहा है। कुल उत्पादन, उत्पादकता की बात अगर हमें समझ में आ जाती है तो अगले चीज पे हम जाते हैं, वो है क्षेत्रफल। क्योंकि आप देखते हो ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट है, ये इसकी दृष्टि से फर्स्ट है। क्योंकि इन सभी चीजों को जोड़कर अब मैं आगे एक एक टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, फिर इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और एक एक के अंदर आंसर ढूंढ लेंगे। क्षेत्रफल का मतलब यह है, वही एग्जाम्पल लीजिए, जैसे सपोज कीजिए ये हो गया उत्तर प्रदेश और मान लीजिए ये हो गया पंजाब। कॉमन सेंस से बताइए भारत के 28 राज्यों में क्षेत्रफल यूपी का ज्यादा है या पंजाब का ज्यादा है? हमें पता है यूपी का क्षेत्रफल, हमें पता है यूपी का क्षेत्रफल ज्यादा है किससे? पंजाब से। तो मुझे बताओ खेती करने के लिए जमीन ज्यादा कहां अवेलेबल होगी? हालांकि ये बात भी सही है कि यूपी की जनसंख्या भी ज्यादा है तो रहते भी लोग ज्यादा होंगे जमीन पे ही, लेकिन कॉमन सेंस लगाओ फिर भी यूपी का क्षेत्रफल ज्यादा है तो खेती करने के लिए ज्यादा जमीन कहां मिलेगी? ऑब्वियसली खेती के लिए ज्यादा क्षेत्रफल, खेती के लिए ज्यादा जमीन। दोस्तों ये ऐसे बेसिक्स में बता रहा हूं जिसके बाद आपको कोई चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खेती के लिए ज्यादा जमीन कहां मिलेगी? यूपी में मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, वही चावल लेते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में एग्जाम्पल के तौर पे मानिए 50 हेक्टेयर जमीन पे, कितने हेक्टेयर? 50 हेक्टेयर मान लो या बीघा मान लो। 50 बीघा खेत में या जमीन पर चावल की खेती हो रही है। पंजाब में 10 बीघा पर चावल की खेती, बीघा मान लो या हेक्टेयर मान लो, ठीक, पर खेती हो रही है। तो बताओ कुल क्षेत्रफल ज्यादा कहां है उस फसल का? चावल का कुल क्षेत्रफल के हिसाब से ज्यादा बड़ा राज्य, मतलब शीर्ष राज्य कौन सा होगा? यूपी। और कम कौन सा होगा? पंजाब। लेकिन उत्पादकता का मतलब समझ गए? कम जमीन पर ज्यादा उत्पादन। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ गए होंगे। अब लास्ट कॉन्सेप्ट जो कृषि से रिलेटेड हमारा बसता है वो बसता है एनएसए और जीएसए। ये नाम आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे में भी खूब सुने होंगे। एनएसए, दोस्तों एनएसए का मतलब होता है नेट सोइंग एरिया। नेट सोइंग एरिया का मतलब हुआ शुद्ध बोया गया क्षेत्र। क्या हुआ? शुद्ध बोया गया क्षेत्र। जीएसए का मतलब होता है दोस्तों ग्रॉस सोइंग एरिया। ग्रॉस सोइंग एरिया, ग्रॉस मतलब सकल, सोइंग मतलब बोया गया, सकल बोया गया क्षेत्र। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब सिर्फ कॉमन सेंस से लगा दो, जितनी जमीन, क्या बोला मैं, जितनी जमीन खेती के लिए, जितनी जमीन खेती के लिए उपलब्ध है, जितनी जमीन खेती के लिए उपलब्ध है, उसमें से जितने क्षेत्र पर खेती की, जितने क्षेत्र पर खेती या कृषि की गई है। यहां तक मेरे साथ हो, ठीक। और इसका मतलब क्या, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए ये पूरा भारत हमारा, क्या है, भारत है। भारत में हमें पता है लगभग 51%, मोटा मोटा मान लो 50% जमीन खेती के लिए उपलब्ध है। किसके लिए उपलब्ध है? 51% उपलब्ध है खेती के लिए। काहे के लिए उपलब्ध है? खेती के लिए। भारत में कितने प्रतिशत जमीन उपलब्ध है? 51% जमीन उपलब्ध है खेती के लिए। अब जरूरी थोड़ा ना उस पूरी उपलब्ध जमीन पर खेती की गई हो सकता है पानी नहीं मिला हो सकता है उस बार किसान की तबीयत खराब हो गई हो सकता है वो किसान वो फसल लेना ही नहीं चाहता बहुत सारे कारक हो सकता है ना। हो सकता है उस क्षेत्र में उस समय बाढ़ आ गई हो सकता है उस जमीन पर खेती की नहीं गई। तो मैंने कहा इस 51% को मान लो भारत में 50 बीघा जमीन टोटल अवेलेबल थी। उदाहरण के तौर पे बताया, ये मैंने लगभग बता दिया, टोटल एरिया का 51% पे खेती की जाती है। 50 बीघा, उदाहरण के तौर बता रहा हूँ, भारत में कितने बीघा जमीन खेती के लिए उपलब्ध थी? 50 बीघा उपलब्ध थी। 50 बीघा उपलब्ध थी। आप सपोज कीजिए कि अगर किसान, सारे के सारे किसान 50 बीघा की 50 बीघा पर खेती कर लेते, खेती होती, अगर पूरी की पूरी 50 बीघा पर खेती होती तो NSA यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र मेरा उतना ही होता जितनी की जमीन उपलब्ध है। यहां तक मेरे साथ हो। मान लो किसानों ने नहीं बोया और 40 बीघा ही बोई, क्योंकि 10 बीघा के किसान बीमार हो गए या नहीं बोना चाहते कोई फसल को, या और कोई कारण होगा, तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब की बार NSA कितना हो जाएगा? 40 बीघा। फिर रिपीट करता हूं, भारत में पूरी खेती के लिए जमीन कितनी उपलब्ध थी? 50 बीघा। किसान ने कितने बीघा पर जमीन उगाई? 50 बीघा पर ही। तो जितनी जमीन खेती के लिए उपलब्ध थी उस पूरी पर ही उगा लिया ना, तो उसमें से जितने क्षेत्र पर कृषि की गई वही तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। पूरी पर उगा लेता तो NSA उतना ही होता जितनी जमीन उपलब्ध है, लेकिन अगर पूरी पर नहीं उगाया तो NSA उतना होगा जितनी पर खेती की गई है। अब ये तो हमारी बात हुई कि एक बार में कितना वो किया। यहां तक मेरे साथ हो, यानी एक कृषि मौसम में, मान लीजिए खरीफ के मौसम की बात चल रही है, लेकिन यही जमीन रबी की खेती के लिए भी उपलब्ध है, ठीक। यानी रबी प्लस खरीफ प्लस जायद, ठीक। इन तीनों मौसम में मान लीजिए 50 बीघा जमीन थी भारत में उपलब्ध। 50 बीघा ही खरीफ हो गई, 50 बीघा में रबी हो गई, 50 बीघा में जायद हो गई, तो टोटल कितने हो गई? 150 बीघा। तो ये जो 150 बीघा है वही होगा GSA यानी सकल बोया गया क्षेत्र। उम्मीद कर रहा हूं पूरी बात समझ में आ गई होगी। शुद्ध बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र, खेती के लिए उपलब्ध क्षेत्र, कृषि के लिए उपलब्ध क्षेत्र, इनमें क्या अंतर होता है? कृषि के लिए मैं एक बार वापस इसी एग्जांपल से समझा देता हूं। भारत में कृषि के लिए उपलब्ध जमीन 50 बीघा थी, उसमें से 50 बीघा पर ही पूरी खेती हो जाती, जो कि तुलनात्मक रूप से संभव नहीं है क्योंकि बहुत सारे कारक होते हैं। तो NSA नेट सोइंग एरिया कितना हो जाता? 50 बीघा। मान लीजिए 40 बीघा पर हुई उस सीजन में, खरीफ का सीजन था, सीजन यानी ऋतु, फसल ऋतुएं होती है, फसल के भी सीजन होते हैं, फसल के भी क्या होते हैं? सीजन होते हैं। और एक साल में, कितने साल में? एक कृषि वर्ष, क्या बोला मैं? एक कृषि वर्ष। एक कृषि वर्ष में कितनी ऋतु होती है? 3, रबी, खरीफ और जायद। तो 3 तो क्या हो गई? फसल ऋतुएं। कृषि वर्ष कितना हो गया? 1। और चालू कब से होता है ये? 1 जुलाई से। कब से चालू होता है? 1 जुलाई से 30 जून को कृषि वर्ष माना जाता है। कब से कब को माना जाता है? 1 जुलाई से 30 जून को कृषि वर्ष माना जाता है। रबी, खरीफ, जायद, ठीक। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ गए होंगे। यानी कृषि वर्ष कितना? वर्ष तो पूरा वैसे भी एक ही होता है, उसमें कृषि के सीजन कितने होते हैं? एग्रीकल्चर सीजन 3, रबी सीजन, खरीफ सीजन और जायद सीजन, ठीक। तो अगर मान लीजिए, अब सपोज करो वो किसान, जो सारे भारत के किसान हैं, वो पूरी जमीन पर खेती कर रहे हैं, रबी में भी पूरे 50 बीघा पर करी, खरीफ में भी पूरे 50 बीघा पर करी, जायद में भी पूरे 50 बीघा पर करी, तो टोटल जमीन कितनी हो गई? 150 बीघा। तो भारत का GSA कितना हुआ? यानी GSA यानी सकल, और सकल का मतलब ही है कुल कितना बोया गया क्षेत्र है, और कुल का मतलब केवल एक सीजन नहीं है बल्कि पूरा कृषि वर्ष है, उसमें कितना बोया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुल उत्पादन के दृष्टि से फर्स्ट आता है तो कैसे निकालते हैं, उत्पादकता के दृष्टिकोण से आएगा तो कैसे निकालोगे, बोया गया क्षेत्र यानी GSA, क्या हमेशा परसेंटेज किसका निकाला जाता है? GSA का
परसेंटेज पूछेगा तो बात समझ में आ जाएगी। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी, और ये सब बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक मुद्दे पर बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक, तो जरा देखते हैं। एक, तो कृषि के हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स खत्म होते हैं। अब इसी से हम आगे लगातार चालू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कृषि या फसलों के प्रकार। कृषि के फसलों के अंदर हम दो आधार पे बात करते हैं। एक बात करते हैं जलवायु के आधार पर। किसके आधार पर? जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर। और दूसरी बात हम करते हैं वो करते हैं उत्पादन। जब हम उत्पादन कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, यानी उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर किसका वर्गीकरण? फसलों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? फसलों का वर्गीकरण। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, जो अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं रबी, खारिफ, जैद, वो जो वर्गीकरण है वो जलवायु के आधार पर है। और जो आप लोग अब तक पढ़ते आए हैं, एक पढ़ा होगा खाद्य फसलें यानी फूड क्रॉप्स, और एक पढ़ा होगा अखाद्य फसलें यानी नॉन फूड क्रॉप। तो वो अखाद्य फसलें। उम्मीद करता हूं ये बात समझ गए, और अगर ये बात समझ गए तो फटाफट अब हम आगे चालू करते हैं और एक एक मुद्दे पे बात थोड़ा शीघ्रता से करने की कोशिश करते हैं। वो ये है फसलों का वर्गीकरण जलवायु के आधार पर, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, और इन्हीं में मैं एक एक का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करता हूं। तो जरा पहले का जवाब ढूंढते हैं। मान लीजिए कोई भी चीज आपको पढ़नी है तो सबसे पहला सवाल आप क्या ढूंढोगे? कब बोई जाती है, यानी सोइंग सीजन क्या है? क्या ढूंढोगे? सोइंग सीजन क्या है। ठीक, दूसरा बात क्या ढूंढोगे? कब काटी जाती है। क्या ढूंढोगे? कब काटी जाती है या कटाई कब होती है। कटाई कब होती है, यानी हार्वेस्टिंग सीजन कब है। क्या ढूंढोगे? हार्वेस्टिंग सीजन कब है। अगर सोइंग सीजन की मैं बात करूं तो भारत में आपको पता है दो होते हैं। एक होता है शीत ऋतु में, शीत ऋतु के आगमन के साथ या सर्दी के आगमन के साथ, और एक भारत में होता है मानसून के आगमन के साथ। किसके आगमन के साथ? मानसून के आगमन के साथ। यहां तक की बात समझ में आ गई। तो जो फसलें बोई जाती है यानी सोइंग सीजन जिनका सर्दी में है, तो वो आपको पता है भारत में अगर मैं रबी की फसल के ढूंढने की कोशिश करूं तो आपको पता है कि वो अक्टूबर नवंबर में होता है। सोइंग सीजन कब होगा उसका? अक्टूबर नवंबर में होगा। इसमें 5 महीने 4 महीने जोड़ लीजिए तो वो मार्च अप्रैल में काट ली जाएगी। कब काट ली जाएगी? मार्च अप्रैल में काटी जाएगी। और आपको पता है जो शीत ऋतु में, सपोज कीजिए भारत में जो शीत ऋतु में पौधा हो रहा है, वास्तविकता में वो कहां पैदा हुआ होगा? शीत का मतलब ही शीतोष्ण कटिबंध हो गया। कौन सा कटिबंध हो गया? शीतोष्ण कटिबंध। यानी रबी की फसलें मूल रूप से मुख्यतः कौन से कटिबंध की फसल रही होगी, वो आपको समझ में आ गया होगा। शीतोष्ण कटिबंध की। कौन से कटिबंध की? शीतोष्ण कटिबंध की फसल रही होगी। और इसके एग्जाम्पल में हमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ अभी भारत के भूगोल में सिर्फ गेहूं और राजस्थान भी शामिल कर लूं तो जो पढ़ना है बाकी पे बात नहीं करेंगे। ठीक, कभी आप प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करके आइए तो जरा हम मेंस में इन सब चीजों पे भी बात करेंगे। खरीफ की फसल हमें पता है मानसून के साथ शुरू होती है, तो हमें पता है वो जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाएगी? जून जुलाई में बोई जाएगी। ये हो गया जून जुलाई में बोई जाती है। काटी कब जाएगी? इसमें 4 महीने जोड़ लीजिए, तो 4 महीने जोड़ लेंगे तो ये सितंबर अक्टूबर में काटी जाएगी। सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। और तीसरी बात, अगर ये खरीफ की फसल है तो गर्मी में हो रही होगी, तो ये उष्ण कटिबंध की फसल होगी। कहाँ की फसल होगी? उष्ण कटिबंध। तो खरीफ की फसलें कब बोई जाती है फटाफट बताओ? मानसून के साथ में। कब? जून जुलाई में। काटी कब जाएगी? सितंबर अक्टूबर में। कौन सी फसलें होगी? ये उष्ण कटिबंधीय फसलें। और हमें जो पढ़नी है वो है कपास चावल, या हमें और पढ़ना है चाय, और हमें पढ़ना है कॉफी। कपास, चावल, चाय, कॉफी, ये हमें पढ़ना है भारत के भूगोल में। और राजस्थान के भूगोल में आप बाजरा और मक्का भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बाजरा और मक्का भी पढ़ेंगे। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। जायद की फसल दोस्तों रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती है। रबी की कटाई के बाद और खरीफ की बुआई के बीच में जो तरबूज, खरबूज, जो ककड़ियां, सब्जियां आप लोग बोते हैं, वो जायद की फसल होती है। उम्मीद करता हूं ये सारी बात समझ में आ गई होगी कि जलवायु के आधार पे 3 प्रकार की फसलें होती है। जलवायु के आधार पे
तीन प्रकार की फसलें अभी तक हमें समझ में आई। एक होती है रबी की फसल, एक होती है खरीफ की फसल और एक होती है जायद की फसल, जो आपको पता है रबी की कटाई के बाद होती है, वो हम देख लेंगे। ये कब बोई जाती है? ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब काटी जाती है? ये मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अगर रबी है तो जरूर भारत में शीत ऋतु रही होगी, तो ये शीतोष्ण कटिबंध की यानी टेम्परेट जोन की क्रॉप होगी, टेम्परेट जोन की क्रॉप होगी। और अगर खरीफ की बात करूं, मानसून का आगमन यानी ये जून जुलाई में बोई जाती है। और कब काटी जाएगी? 4 महीने गिन लीजिए, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाएगी। और आपको पता है खरीफ के मौसम में भारत में गर्मी होती है, गर्मी को उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, ट्रॉपिकल कहते हैं, इसीलिए ये ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल जोन की फसलें होती है। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। यहां हमें जो पढ़ना है, भारत के भूगोल में हमारे सिलेबस में सिर्फ गेहूं है, राजस्थान वाला भी देख लूं तो जो है। और इधर की अगर मैं बात करूं तो यहां हमें पढ़ना है, यहां हमें पढ़ना है चावल, यहां हमें पढ़ना है कपास, यहां हमें पढ़ना है गन्ना, यहां हमें पढ़ना है चाय, यहां हमें पढ़ना है कॉफी। अगर राजस्थान के भी चला जाऊं तो मुझे पढ़ना है बाजरा और मक्का। उम्मीद करता हूं अपना एजेंडा जो बना है वो आप लोग पकड़ ले गए होंगे कि मैं क्या बात समझाना चाह रहा हूं। ठीक, अब चलते हैं। अब दोस्तों, फसलों के वर्गीकरण का एक आधार और है। हालांकि इतना कुछ हमें प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ना नहीं है, बट मैं फिर आप लोगों को कहूंगा कि आप रटो मत, चीजों को समझने की कोशिश करो। जहां सवाल और जवाब दोनों एक ही पेपर में रहेंगे ना, वहां आप भिड़ा के आंसर निकाल लोगे, ये होगा ये नहीं होगा। ठीक, उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बनना बहुत जरूरी है। तो उत्पादन का, मान लीजिए किसान किसी भी फसल को बोता है तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है, उसका कोई उद्देश्य होता है। मैं खाने के लिए बो रहा हूं क्या, यानी वो खाद्यान्न फसल है, या खाद्य फसल है। खाने के लिए नहीं बो रहा यानी अखाद्य फसल है। खाद्य फसल यानी फूड क्रॉप में भी दो टाइप की होती है, एक होती है खाद्यान्न यानी अनाज वाली, खाद्य प्लस अन्न, यानी जिसमें ग्रेन्स होते हैं। और एक होता है जो खाई तो जाती है लेकिन ग्रेन्स नहीं है उसमें, मतलब खाद्यान्न नहीं है, वो खाद्यान्न नहीं है। तो एक खाद्यान्न और खाद्यान्न, खाद्यान्न भी दो प्रकार के होते हैं, अनाज और दालें। क्या होता है? अनाज और दालें। बहरहाल अभी मैं मुद्दे पे आऊंगा और मैं बात करूंगा, अनाज दो टाइप के होते हैं, उत्तम अनाज और मोटा अनाज। श्री अन्न जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उस पर बहुत बात थी, अभी मैं नहीं जाऊंगा। अभी हमें जितना सिर्फ अभी पढ़ना है, सिर्फ उसी पे फोकस करना चाहता हूं। वो हमें पढ़ना है चावल, वो हमें पढ़ना है गेहूं, और हमें पता है वो उत्तम अनाज है। फिर हमें मोटा अनाज के अंदर इधर से भारत के भूगोल के लिए नहीं पढ़ना, जबकि इधर मैं पढ़ूंगा तो अलग जो फसलें हैं, जब खाद्यान्न नहीं है, गन्ना, चाय, कॉफी, तो दो ये, तीन ये, और एक मैं पढ़ूंगा रेशेदार फसलों में कपास। ये 6 फसलें मुझे पढ़नी है और इन्हीं पे मैं एक एक करके बात करना शुरू करूंगा। उम्मीद करता हूं बात समझ ले गए होंगे। अगर आप बात समझ गए हैं तो मैंने जो आप लोगों को अभी तक बताया वो ये था, फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण किसके आधार पर? उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार की फसलें हमने करी। एक हमने बात करी खाद्य यानी जो खाई जाती है, अखाद्य यानी जो खाई नहीं जाती, यानी नॉन फूड। फूड और नॉन फूड, फूड में भी हमने दो बांटी, एक बांटा खाद्यान्न, खाद्यान्न यानी फूड ग्रेन। दूसरा मैंने बांटा कि इसके अलावा यानी खाद्यान्न के अतिरिक्त, खाद्यान्न के अतिरिक्त खाद्य फसलें, यानी जो खाद्यान्न तो नहीं है लेकिन फूड क्रॉप्स हैं, यानी फूड क्रॉप्स अदर देन फूड ग्रेन। खाद्यान्न को भी दो भागों में बांटा था, एक था अनाज, दूसरा था दालें। इधर मैं नहीं जाऊंगा। अनाज भी दो प्रकार का होता है, फाइन ग्रेन यानी उत्तम अनाज, और दूसरा जो होता है, जो दूसरा होता है, एक उत्तम अनाज होता है और जो दूसरा होता है वो मोटा अनाज होता है। मोटा अनाज के लिए राजस्थान बहुत फेमस है, तो आप राजस्थान की ज्योग्राफी में इसको और बात करेंगे। अतिरिक्त खाद्य फसलों में हमें इधर जो पढ़ना है वो गन्ना है, हमें जो पढ़ना है वो चाय है, हमें जो पढ़ना है वो कॉफी है। यहाँ तक की बात समझ गए होंगे। और अखाद्य फसलों में भी हमने दो टाइप के पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे रेशेदार फसलें और बाकी जो मिसलेनियस बसता है यानी अन्य। रेशेदार में हमें यहाँ से जो पढ़ना है वो कपास है, क्योंकि कपास के बिनोलों से रेशे निकाले जाते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए, और यहाँ तक समझ गए तो हमारी भारत के भूगोल का आरएस प्रारंभिक परीक्षा का पहला टॉपिक चालू होता है चावल। और जैसे ही चावल आता है मैं उन्हीं 14 सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा। फटाफट एक बार मैं आप लोगों के लिए लिखने की आखिरी बार कोशिश कर रहा हूं। वो पहली बात यह है, सबसे पहले देखूंगा कैसी फसल है, यानी रबी है या खरीफ है, रबी है या खरीफ है, और इसी के साथ देखूंगा रबी है या खरीफ है। अब जरा मैं यहीं से कंक्लूजन निकाल लूं। आप जरा देखिए, अगर कोई फसल रबी की फसल होगी तो रबी की फसल भारत में कब होती है? शीत ऋतु में होती है, यानी वो शीतोष्ण कटिबंध की फसल होगी। और जो खरीफ की फसल है यहीं से निकाल लो, भारत में गर्मी में होती है, भारत में गर्मी में होती है, यानी वो उष्ण या उपोष्ण कटिबंध की फसल होगी। उपोष्ण कटिबंध की फसल होगी, यानी मुझे ये देखना है वो उष्ण कटिबंध की फसल होगी या शीतोष्ण कटिबंध की फसल होगी। फिर मुझे देखना है कि जो अभी मैंने जो दूसरा वर्गीकरण
वर्गीकरण किया था कि वो खाद्यान्न है या रेशेदार फसल है या बागानी फसल है, बागान लगाए जाते हैं तो बागानी फसल है, या मुझे देखना पड़ेगा कि वो नकदी फसल है क्या। नकदी फसल का मतलब होता है दोस्तों जिसको बेचते ही तुरंत कैश की प्राप्ति हो जाए, नकदी फसल है। या रोपण फसल है, रोपण यानी जिनकी रुपाई की जाती है उन फसलों को रोपण फसलें कहते हैं। तो यहां तक देखूंगा। फिर चौथी बात मैं देखूंगा, कि इसमें तापमान कितना चाहिए यानी टेम्परेचर कितना चाहिए। कॉमन सेंस लगाता हूं, कॉमन सेंस लगाऊंगा, अभी चावल पे लगाऊंगा। तापमान के बाद में मैं देखूंगा, कि उसे वर्षा या पानी की मात्रा कितनी चाहिए, पानी की मात्रा या आर्द्रता कितनी चाहिए। फिर मैं देखूंगा मृदा कितनी चाहिए। फिर मैं देखूंगा कि वो जीएसए का कितना प्रतिशत है। जीएसए थोड़ी देर पहले बता के आया, सकल बोया गया क्षेत्र, सकल बोया गया क्षेत्र ऑलरेडी बात कर चुका हूं, इसलिए अब थोड़ा स्पीड पकड़ रहा हूं। जीएसए का परसेंटेज कितना है कि भारत में जो पूरी जमीन है जिस पर खेती की गई है, सारे सीजन यानी पूरे पूरे कृषि वर्ष को मिला लूं कि रबी, खरीफ और जायद में टोटल जमीन पे जो खेती हुई, सब जमीन का टोटल जीएसए सकल बोया गया क्षेत्र होता है। रबी के मौसम में कितनी जमीन बोई, खरीफ के मौसम में कितनी बोई, जायद में कितनी बोई, तीनों को जोड़ लूं तो वो जीएसए कहलाता है। और वो पूरी जमीन जो जीएसए थी उसके कितने परसेंट पे चावल हुआ है, कितने परसेंट पे गेहूं हुआ है, कितने परसेंट पे कपास हुआ है, वो मैं देखूंगा। और आठवां देखूंगा कि भारत विश्व का कितना प्रतिशत पैदा करता है। क्या देखूंगा, भारत विश्व का कितना प्रतिशत उत्पन्न करता है। नौवां पॉइंट देखूंगा, अगर भारत ऐसा करता है तो भारत का स्थान कौन सा है, भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। और 10वां पॉइंट मैं देखूंगा कि भारत के प्रमुख और शीर्ष उत्पादक राज्य कौन से हैं, उत्पादक राज्य कौन से हैं। और अगर हैं तो उन्होंने 11वां पॉइंट देखूंगा, कुल उत्पादन कितना किया है। क्या देखूंगा, कुल उत्पादन कितना किया है। और फिर देखूंगा उत्पादकता, उत्पादकता मतलब कम जमीन पर ज्यादा किसने पैदा किया है, उत्पादकता ढूंढूंगा। यानी 12वां पॉइंट जो मेरे पास आएगा वो आएगा उत्पादकता का। उत्पादकता मतलब एक बीघा पर ज्यादा किसने पैदा कर दिया, उत्पादकता का। और 13वां पॉइंट अगर ऐसा है तो इसमें कौन कौन सी किस्में हम पैदा कर रहे हैं। और 14वां पॉइंट इसके विकास के लिए या रिसर्च के लिए या अनुसंधान के लिए कौन से संस्थान काम कर रहे हैं। इन 14-15 सवालों के जवाब जब मैं सब में ढूंढ लूंगा तो मेरे दिमाग में पिक्चर सेट होना चालू हो जाएगी। और उसी का जवाब मैं चावल में ढूंढता हूँ। हमें पता है चावल और गेहूं, बस आप ये दो मुख्य रूप से याद रखें। मैं एक स्टाइल आपको और बताता हूँ। यहां मैंने लिखा गेहूं, यहां मैंने लिखा चावल। आप बताओ गेहूं में कितने शब्द हैं, 2। चावल में कितने शब्द हैं, 3। मैं यहां लिखता हूं रबी और मैं यहां लिखता हूं खरीफ। आप बताएं रबी में भी कितने शब्द हैं, 2। खरीफ में कितने शब्द हैं, 3। यानी जिसमें 2 शब्द हैं वो रबी की फसल है, जिसमें 3 शब्द हैं वो खरीफ की फसल है। वापस से आते हैं तो एक तरीका मैं आप लोगों को और कॉमन सेंस का बताना चाहता हूं जिससे रबी और खरीफ की फसलें हम लोग दोस्तों पकड़ पाते हैं। जैसे गर्मियों का सीजन आपको पता होगा, हमें तो पता है जब हम छोटे थे हैं तो हमारा नंबर आता था, मम्मी एक चीज में ड्यूटी जरूर लगाती थी, बाहर नीम के पेड़ के नीचे सितोलिया खेलते थे तो कहती थी कि बेटा देख, जब जौ और गेहूं बेचने वाला है ना, क्योंकि दादाजी जो बेजड़ की रोटी खाते थे, तो ध्यान रखना। ठीक, तो ध्यान रखना मतलब जौ और गेहूं बेचने वाला आ रहा है ट्रैक्टर में या पिकअप में लेकर आ रहा है, तो वो फसल कट के आई है ना। अभी गर्मियों में जो फसल कट के, यानी आपको पता है गर्मियों की छुट्टियां यानी मई का महीना, मई में जो फसल कट के बोने के लिए मतलब बेचने के लिए आई है, तो फसल बोई कब गई होगी, जस्ट फ्रेश भी होगी। तो इससे जस्ट पहले कौन सा सीजन हुआ होगा, सर्दियों का सीजन। यानी गेहूं और जो हम लोग कॉमन सेंस से पकड़ लेते थे कि सर्दियों में तो बोई गई है, गर्मी शुरू होने से तुरंत पहले काट ली गई है, तो अभी ये कटी हुई फसल बिकने के लिए आई है। उम्मीद कर रहा हूं ये पहला कॉन्सेप्ट पकड़ ले गए होंगे। इसी के आधार पर बाजरे की बात करो, क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफी में तो थी, राजस्थान की ज्योग्राफी में तो है बाजरा। बाजरे की रोटी कब खाते हैं अपन, मुख्य रूप से सर्दियों में। सर्दियों में जब बाजरे की रोटी खाते हैं, और अगर फ्रेश बाजरा सर्दियों में हम खा रहे हैं तो जरूर वो बाजरा बोया कब गया होगा, इससे जस्ट पहले 4 महीने पीछे जाओ, क्या थी, बारिश का मौसम, मानसून का मौसम। और जो बारिश में और गर्मी में फसलें होती है वो खरीफ की फसल होती है, नहीं बाजरा खरीफ की फसल है, जौ और गेहूं रबी की फसल है। एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, अगर मतलब कॉन्सेप्ट नहीं मतलब याद करने के तरीके, कॉमन सेंस डेवलप करने के तरीके। अगर आप किसी फसल को खा रहे हो, खाते टाइम उसके ऊपर ग्रीनिश कलर है, ग्रीन कलर का लेयरिंग है, वो ग्रीन कलर आप सभी जानते होंगे, साइंस मुझसे ज्यादा आप लोगों ने पढ़ी होगी। वो ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। और अगर आप खा रहे हैं और उस पर ग्रीन लेयरिंग है, जैसे मक्का, आपको पता है अमूमन अपन बारिश के दिनों में खाते हैं, जाते हैं भुट्टा, भुट्टा जिसको बोलते हो, सेकता रहता है। आप देखते हो ऊपर से ग्रीन कलर की लेयरिंग हटाता है। बारिश के दिनों में यानी खरीफ की फसल,
ग्रीन कलर है यानी क्लोरोफिल अभी है, यानी फसल तुरंत कट के खेत से आई है। अगर वो सूखी होती, गेहूं जौ और बाजरे की तरह सूखी, हम अगर, क्योंकि आप आटा सूखा ही तो होता है उसका, वो तो बाद में अपन आटा लगा लेते हैं उसमें डाल के। अगर वो सूखी नहीं है और वो अगर उसको खाते टाइम वाटरिश कंटेंट आ रहा है और उसके ऊपर ग्रीनिश कलर यानी क्लोरोफिल है उसके ऊपर, यानी वो अभी अभी खेत से कट के आई है, अभी अभी खेत से कट के आई है का मतलब अभी उसका सीजन चालू है, अभी उसका सीजन चालू है। तो मक्का अपन बारिश के मौसम में खाते हैं, इधर नाले में से पानी इधर जाता रहता है बहुत, और तुरंत लगता है यार मक्का उस समय बहुत जोरदार लगता है, और वो ठेले के ऊपर वो लगाता रहता है। मैंने तो बहुत आनंद लिया इसके, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक बात समझ रहे होंगे। तो यानी मक्का मुख्य रूप से भारत में कब की फसल है? खरीफ की फसल। वैसे मक्का मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मैं आपके लिए इंडिया और राजस्थान ज्योग्राफी दोनों को जोड़कर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएं। तो वहां जो तीन अलग फसल, तीन तो कॉमन है, कौन कौन सी? गेहूं, चावल और कपास, सॉरी गेहूं, गन्ना और कपास राजस्थान की ज्योग्राफी में पढ़नी है, इंडिया की ज्योग्राफी में भी पढ़नी है। और तीन अलग है, इधर कौन सी अलग है? वो चाय कॉफी, कौन सी अलग है? चाय कॉफी और चावल। और वहां तीन कौन सी पढ़नी है? बाजरा जौ और मक्का। वहां ये तीन अलग क्यों है और वो छह क्यों पढ़नी है? इनका जवाब आप लोग आपके दिमाग से ढूंढिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा कि क्यों सिलेबस डिजाइन करने वाले ने आप लोगों के लिए ये सिलेबस रखा है। बहरहाल अभी मुद्दा वो नहीं है, ताकि हम टू द पॉइंट रहें। मैंने कहा जब आप किसी चीज को खा रहे हो, खाते टाइम उसमें वाटरिंग कंटेंट आ रहा है, वाटरिंग कंटेंट यानी थोड़ा लिक्विड सा आ रहा है, इसका मतलब वो फसल अभी खेत से लाई गई है। अगर लिक्विड नहीं आ रहा है, खाते टाइम वो सूखी सूखी लग रही है, दांत पे थोड़ा जोर आ रहा है, इसका मतलब उसकी सीजन खत्म हो चुका है, वो अभी खेत से नहीं आई है, वो थोड़े दिन पहले बोई गई थी, कट चुकी है, फिर खेत से आई है। ये अंतर समझ गए होंगे। जैसे गर्मी, जैसे बारिश के मौसम में हम भुट्टा मक्का खाते हैं, ठीक। और दूसरा जैसे हम बात करते हैं कि जैसे मैं बात करूं उसकी चने, चने आप लोग पता है हाफ ईयरली एग्जाम आप लोग अपन लोगों के नवंबर दिसंबर में होते थे, है ना। तो नवंबर दिसंबर में जब एग्जाम के बाद में नवंबर एंड में और दिसंबर फर्स्ट वीक, अमूमन दिसंबर फर्स्ट वीक में हाफ ईयरली एग्जाम होते थे, तो परीक्षा देकर आकर छत पे बैठते थे, तो छाछ पीते थे, रोटी खाने के बाद में वो जो एक एक चना निकाल निकाल के खाते थे, नहीं खाते थे चना, चना यानी अगर आप खा रहे हो तो उसमें पहली बात तो वो हरे कलर का, इसका मतलब अभी अभी खेत से आए। दूसरी बात, खा रहे हो जब उसमें वाटरिंग कंटेंट है, इसका मतलब वाटर बचा हुआ है, इसका मतलब सूखा नहीं है, सूखा नहीं है का मतलब खेत से तुरंत आया है। उम्मीद करता हूं अगर ये लॉजिक आप भिड़ाएंगे तो आज के बाद में आप रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी, इसमें फंसेंगे नहीं। अभी मुद्दे पे आता हूं, तो जरा फटाफट चावल की बात करते हैं। मैंने कहा था चावल खरीफ की फसल है, मैंने आप लोगों के लिए कहा कि अभी इंडियन ज्योग्राफी पे आ जाओ कि आप लोगों के लिए सिर्फ गेहूं रबी की फसल है, बाकी सारी की सारी खरीफ की फसल है। अगर चावल खरीफ की फसल है तो गर्मियों में होती होगी, अगर गर्मियों में होती है तो मुख्य रूप से ये उष्ण कटिबंध की फसल है। कौन से कटिबंध की फसल होगी? उष्ण कटिबंध की फसल होगी। और कैसी फसल होगी? आर्द्र फसल होगी। कैसी फसल होगी? आर्द्र फसल होगी। आर्द्र फसल क्यों होगी? क्योंकि इसको पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है अभी बताता हूं। अभी आप देखिए, भारत में सर्दियों में बारिश कम होती है, इसका मतलब भारत में अगर जो इधर मैं दो कर देता हूं रबी और इधर मैं कर देता हूं खरीफ, इधर मैं कर देता हूं रबी और इधर मैं कर देता हूं खरीफ, ठीक। ये मैं टेबल बना लेता हूं टेम्परेचर और रेनफॉल की। खरीफ के मौसम में भारत में बारिश ज्यादा होती है। भारत में एवरेज रेनफॉल आपको मैंने अभी बताया 115-120 सेंटीमीटर रेनफॉल एवरेज होता है। इसका मतलब खरीफ की फसलों को रेनफॉल, बारिश की मात्रा 100 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए होती है। खरीफ की फसलों को बारिश की मात्रा 100 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए होती है। और आपको पता है हमारे यहाँ रबी के मौसम में बारिश मावट या वेस्टर्नली डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ से होता है। अभी हम इतना नहीं जाएंगे, वैसे आप पकड़ ले गए होंगे। मैंने आप लोगों को जलवायु के बारे में बता दिया है, मैंने आप लोगों को मिट्टी के बारे में बता दिया है, मैंने आप लोगों को तापमान के बारे में बता दिया है, मैंने आप लोगों को मृदा के बारे में बता दिया है, मैंने आप लोगों को भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में भी काफी बता दिया है, अभी राज्यों के बारे में बहुत कुछ बता दूंगा। मुद्दे की बात यह है, अगर आप एज ए होल इंडियन ज्योग्राफी को देखने की कोशिश करते हो तो एक एक टॉपिक कॉन्सेप्चुअली आपका क्लियर होता चला जाएगा। बहरहाल आते हैं, तो यहाँ रेनफॉल कितना होगा? 100 सेंटीमीटर से कम होगा, यानी रबी की फसलों को पानी कम चाहिए होता है, खरीफ की फसलों को पानी ज्यादा चाहिए होता है, इसीलिए मानसून के मौसम में होती है। हमें पता है अगर भारत में गर्मी है तो जरूर तापमान ज्यादा होगा 20-25 डिग्री सेल्सियस से, यानी खरीफ की फसलों में तापमान हमें मोटा मोटा पकड़ लो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिलेगा, उससे 5 डिग्री ज्यादा, यानी 25 से 30, 20 से 25, इसी रेंज में टेम्परेचर खरीफ की फसलों में मिलेगा सभी में। और रबी की फसल में आप लोग देखो, हमारे राजस्थान में ही तापमान जो दिसंबर जनवरी में होता है वो लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस होता है। उम्मीद करता हूं ये बात पकड़ ले गए होंगे। वापस से चावल पे आते हैं। चावल की फसल खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है तो खरीफ भारत में गर्मी में होता है, यानी उष्ण कटिबंधीय फसल है। चूंकि चावल की फसल को पानी ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए उष्ण आर्द्र फसल है। और अगर ऐसी है तो वो जरूर गर्मियों में होती है, तो उसको तापमान 20 डिग्री 25 डिग्री से ज्यादा चाहिए। और मैं मोटा मोटा इसमें चावल में याद रखूंगा कि चावल की फसल को 24 डिग्री से +2,
और -2 टेम्परेचर में पनप जाएगी, यानी 25-27 डिग्री टेम्परेचर में चावल की फसल हो जाएगी। यहां तक की बात समझ गए। तो बात करूंगा वर्षा। भारत में वर्षा मानसून के मौसम में होती है। औसत वर्षा 115 से 120 सेंटीमीटर होती है। तो खरीफ की फसलों को 100 सेंटीमीटर यानी चावल को 100 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी चाहिए। तो कितना चाहिए? चावल को 100 से 150, कहीं कहीं 200 भी लिखा हुआ मिलता है, इतना सेंटीमीटर पानी चाहिए। चावल की फसल को इतना पानी नहीं चाहिए, बल्कि जब चावल की फसल लगाई जाती है तो 75 दिन तक, कितने दिन तक? 75 दिन तक 20 से 30 सेंटीमीटर, इतना मान लीजिए 20 से 30 सेंटीमीटर जल भराव रहना चाहिए। वाटर लॉग्ड कंडीशन होनी चाहिए, जल भराव की स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि चावल की रुपाई के लिए आदर्श होती है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तापमान समझ गए, वर्षा समझ गए। चावल चावल चिकनी मिट्टी में होता है। कौन सी मिट्टी में होता है? चिकनी मिट्टी में होता है, या चीका युक्त मिट्टी में होता है। किसमें होता है? चीका युक्त मिट्टी में होता है। चावल इसमें होता है, चीका युक्त मिट्टी में होता है। जीएसए के परसेंटेज की बात करूं तो यूं मान लीजिए, रबी, खरीफ और जायद तीनों मौसम में कुल मिला के भारत में अगर 100 बीघा पर खेती होती है, कितने बीघा पर? 100 बीघा जमीन पर खेती होती है, तो 24 बीघा या 24%, बात समझ गए? 100% का 24% मतलब अगर भारत में तीनों मौसम में कुल मिला के 100 बीघा जमीन पर खेती होती है, तो 24 बीघा जमीन पर चावल की खेती होती है। किसकी खेती होती है? चावल की खेती होती है। भारत विश्व का कितना प्रतिशत चावल पैदा करता है? भारत विश्व का 21%, 21-22 मोटा मोटा मिलता है, आप याद रखेंगे। भारत विश्व का 21% चावल पैदा करता है। कितना प्रतिशत चावल पैदा करता है भारत विश्व का? 21% चावल पैदा करता है। इस आधार पर भारत का विश्व में सेकंड स्थान हो जाता है। कौन सा स्थान हो जाता है भारत का विश्व में? सेकंड स्थान है। क्या? कौन सा स्थान है भारत का विश्व में? सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है। और भारत में शीर्ष उत्पादक की बात करूं तो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं थोड़ी देर में, और कुल उत्पादन, इन पे भी मैं एक एक बात करने वाला हूं। उम्मीद कर रहा हूं इन 14 सवालों को हम एक एक में कैसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो सारी बातें आप लोग पकड़ ले गए होंगे, मजा भी आ गया होगा। तो जरा एक एक बार ढूंढने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसी को जरा एक एंगल से और देखने की कोशिश करो। वो एंगल क्या है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। वो एंगल ये है, वो एंगल ये है कि चावल चावल कहा जाता है मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप का पौधा है। कहां का पौधा है? भारतीय उपमहाद्वीप का पौधा है। कहां का पौधा है? भारतीय उपमहाद्वीप। और आप लोगों को पता है, साक्ष्य के रूप में, अभी ज्योग्राफी से थोड़ा सा हट रहा हूं, बोलन घाटी उत्तर प्रदेश से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब मुझे बताइए, आप दो चीजों से पकड़ सकते हैं कि रबी की फसल होगी, खरीफ की होगी, सॉरी उष्ण कटिबंधी होगी या उपोष्ण कटिबंधी होगी। एक तो इससे कि रबी या खरीफ है तो पकड़ ले जाओगे, और एक इससे कि वो मूल रूप से कहां का पौधा था। माना जाता है, 100% एविडेंस नहीं है इस बात के, माना ऐसा जाता है लगभग लगभग कि चावल भारतीय उपमहाद्वीप का पौधा था। उपमहाद्वीप में आप पता है सात देश आते हैं, वो क्या है अभी मैं उधर नहीं जाऊंगा। ठीक, भारतीय उपमहाद्वीप का पौधा अगर कोई होगा तो आप लोगों को पता ही, अगर इंडिया है तो इंडिया उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में आता है, तो जरूर जो भारत में होने वाला पौधा वो उष्ण कटिबंधीय फसल होगी। कौन सी फसल होगी? उष्ण कटिबंधीय फसल होगी। और ये भारत में कैसी फसल है? चावल कैसी फसल है? मैंने कहा आपके सिलेबस में जितनी फसलें, गेहूं को छोड़ के सारी की सारी कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। तो ये कहां होता है? ये उत्तरी भारत में होता है। कहां होता है? उत्तरी भारत में। क्या कहलाता है? खरीफ की फसल। जबकि दक्षिण भारत में, क्या बोला मैं? जबकि दक्षिण भारत में और पश्चिम बंगाल में, किस तरफ? ये पश्चिम बंगाल और ये दक्षिण भारत के अंदर, ये रहा पश्चिम बंगाल, ये रहा दक्षिण भारत। यहां पर रबी, खरीफ और जायद, कभी कभी रबी और खरीफ में, कभी कभी बंगाल में तो रबी, खरीफ और जायद तीनों मौसम में चावल की फसल उगा ली जाती है। इसलिए मुख्यतः उत्तरी भारत में चावल खरीफ की फसल है, जबकि दक्षिण भारत और पश्चिम बंगाल में, दक्षिण भारत और पश्चिम बंगाल में ये रबी और जायद के मौसम में भी उगा ली जाती है। क्यों उगा ली जाती है मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका। एक तो आपको पता है कि इधर समुद्र है, और समुद्र होने की वजह से मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ समकारी जलवायु होती है। कौन सी जलवायु होती है? समकारी जलवायु। दोस्तों अभी आप सिर्फ इतना याद रख लो, समकारी जलवायु का मतलब होता है इन क्षेत्रों में ना तो तापमान बहुत ज्यादा होता है ना कम होता है। और मैंने कहा भी था, कोपेन ने इसे ए टाइप की जलवायु में रखा था। कौन सी जलवायु में रखा था? ए टाइप की जलवायु में रखा था। और इसकी विशेषता क्या है? यहाँ वर्ष पर्यंत तापमान 18 डिग्री से ज्यादा होता है, 20 डिग्री से ज्यादा होता है। चावल की फसल को 20 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी वही दशा है, समकारी जलवायु। और ये इसके कारण यहाँ तापमान वर्ष पर्यंत 20 डिग्री से ज्यादा होता है। यहाँ को पता है कि यहाँ कृष्णा और गोदावरी नदियां, केजी बेसिन की नदियां, नदी घाटी के अंदर पानी मिल जाता है। यहाँ पता है गंगा से पानी मिल जाता है। यहाँ तो वर्षा भी ठीक ठाक हो जाती है। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ गया होगा।
पानी मिल गया 100 से 200 सेंटीमीटर, तापमान मिल गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा वर्ष पर्यंत, तो उम्मीद कर रहा हूं पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत में एक से ज्यादा चावल की फसलें क्यों बोली जाती है पहली बार समझ में आया होगा, और क्यों उत्तरी भारत में इसको खरीफ की फसल कहते हैं। उत्तरी भारत मतलब ये यूपी, ये पंजाब, इस क्षेत्र में ये खरीफ की फसल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ सर्दियों में तापमान 20 डिग्री से कम होता है, जबकि चावल को उगने के लिए तापमान 20 डिग्री से ज्यादा चाहिए। इसलिए पंजाब और उत्तर प्रदेश में ये खरीफ की फसल होती है जो गर्मियों में बोई जाती है। तो ये उत्तरी भारत का क्या लेना देना है वो बात पकड़ ले गए होंगे। ठीक, चावल मुख्य रूप से घास फसल थी। कौन सी फसल थी? घास फसल थी। दोस्तों माना जाता है कि ये आरंभिक समय में पूर्वी हिमालय में, आपको पता है अगर ये पूरा हिमालय, अगर मैं ऐसे आपके दृष्टिकोण से खड़ा हूं ये हिमालय, तो ये होगा पश्चिमी हिमालय और ये होगा पूर्वी हिमालय। बात समझ होंगे, पूर्वी हिमालय के जंगली घास से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। कितना सही कितना गलत उस डिबेट पे मैं नहीं जाऊंगा दोस्तों, इतना बेसिक्स अगर हमें पता चल जाता है तो हम ऑटोमेटिक सब समझ लेंगे, अच्छा हिमालय के अंदर हो रहा है, जंगली घास से आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब भारत में हो रहा है। अगर भारत में हो रहा है तो उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय फसल, मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय फसल है। अच्छा पानी ज्यादा चाहिए तो उष्ण भी है आर्द्र भी है। जो उष्ण और आर्द्र है, भारत में ऐसे कौन सी मौसम होता है कि थ्रू आउट द भारत वो मिल जाए? वो गर्मी का मौसम है, मानसून का मौसम है। अच्छा खरीफ की फसल है तो जो खरीफ की फसल होगी वो उष्ण आर्द्र फसल होगी क्योंकि पानी ज्यादा होता है। जो भारतीय मूल का पौधा होगा वो उष्ण कटिबंधीय फसल होगा। यानी कैसे भी आप लॉजिक लगाएंगे, अगर लॉजिक लगाएंगे का मतलब आप ए से बी पर जाएंगे कि भारत का है तो उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय और आर्द्र है तो जरूर खरीफ का पौधा है। तो उल्टा भी चल लो, खरीफ का है तो उष्ण कटिबंधीय होगा, पानी ज्यादा चाहिए तो आर्द्र होगा। यानी कैसे भी लॉजिक लगा लेंगे आंसर पे जरूर पहुंच जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं बात पकड़ ले गए होंगे। तापमान हम लोगों ने समझ लिया, मैंने कहा इसको याद रखेंगे 24 डिग्री सेल्सियस। क्यों का जवाब थोड़ी देर बाद देता हूं। पानी हमें पता है कि अगर खरीफ की फसल है तो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी चाहिए। थोड़ी देर पहले बताया 75 दिन तक खेत में जल भराव रहना चाहिए। मृदा मैंने बताया उपजाऊ चिकनी, या सिर्फ चिकनी याद रखेंगे और चीका युक्त मिट्टी याद रखेंगे। जीएसए मैंने बताया कि रबी खरीफ और जायद। जीएसए मैंने बताया कि रबी खरीफ और जायद इन तीनों मौसम में कुल जितनी जमीन पर खेती होती है उसका कितना प्रतिशत, मैंने माना भारत में 100 बीघा जमीन पर खेती होती है तो 100 बीघा जमीन में से 24 बीघा पर चावल की खेती होती है। यानी भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 24% भाग पर चावल की खेती होती है। दोस्तों ये मैं आप लोगों को सुकून मिल जाए इसलिए पढ़ रहा हूं, बाकी मैं ऑलरेडी सारी चीजें आप लोगों को इधर पढ़ा चुका हूं। अगर मैं बात करूं तो कुल खाद्यान्न उत्पादन का 40%, खाद्यान्न का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताया था और मैंने ये डिफरेंस भी बताया था। खाद्यान्न उत्पादन का मतलब ये वाली फसलें हैं, इन फसलों का 40% है, ना कि अगर मैं सबको शामिल कर लूं तो ये कुल कृषि उत्पादन होगा। क्या होगा? कुल कृषि उत्पादन या फसल उत्पादन होगा जिसमें सब है। लेकिन ये जो 40% है वो सिर्फ खाद्यान्न का 40% है। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर भारत में 100 टन, क्या बोला मैं? 100 टन का मतलब आप लोगों को दोस्तों पता होगा, एक टन में 1000 किलोग्राम होता है। एक टन में कितने किलोग्राम होता है? 1000 किलोग्राम। अब मानिए भारत में अगर 100 टन खाद्यान्न पैदा हो रहा है, क्या पैदा हो रहा है? खाद्यान्न। सिर्फ ये नहीं, गन्ना चाय कॉफी शामिल नहीं उसमें। अगर भारत में 100 टन खाद्यान्न यानी फूड ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें से 40 टन सिर्फ और सिर्फ चावल है। उम्मीद कर रहा हूं ये वाली बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर लाइन के एक एक शब्द का मतलब आप समझते हुए पढ़ेंगे तो जिंदगी भर मजा आ जाएगा कि कुल खाद्यान्न का मतलब क्या है, कुल फसल उत्पादन का मतलब क्या है, कुल रेशेदार फसलों का मतलब क्या है। तो एक एक बात समझ में आ जाएगी, यानी एक एक शब्द का मतलब समझते हुए आप आगे बढ़ें। आगे बढ़ता हूं तो आप लोगों को पता है कि अगर कोई मान लीजिए खाद्यान्नों में टोटल 100 किलो में से 40 किलो एक ही पैदा हो रहा है, इसका मतलब वो सबसे पहले नंबर पे होगा। अर्थात भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन वाली खाद्यान्न फसल चावल है। क्या है? सबसे ज्यादा उत्पादन जिस खाद्यान्न फसल का होता है वो क्या है? चावल है। यानी खाद्यान्नों में चावल का उत्पादन क्या होता है? सर्वाधिक होता है। और विश्व का कुल कितने प्रतिशत भारत उत्पादन करता है वो आप लोगों को मिल जाएगा 21 से 22%। कितना मिल जाएगा? 21 से 22%। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ गए।
और फाओ कहता है, फाओ का मतलब नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, फाओ का मतलब है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएन की विशेष एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की विशेष एजेंसी है, जिसका गठन 1945 में हुआ था और इसका मुख्यालय, फाओ का मुख्यालय रोम में है, इटली में है, रोम में है, इटली में है। मैं याद रखता था फाओ, फाओ यानी फूड, खाओ, फाओ यानी खाओ, इतना खाओ कि रोम रोम खिल जाए, इतना खाओ कि रोम रोम खिल जाए। तो फाओ का जो हेडक्वार्टर है वो रोम में, इतना हमें पता होना चाहिए हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ताकि हमसे पूछा जाए। तो बहरहाल मुद्दे पे आता हूं। तो जो 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 मैं कहने वाला हूं कि भारत विश्व में सेकंड नंबर पे है, वो मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, वो फाओ के डेटा से बता रहा हूं। जो लेटेस्ट और लास्ट डेटा फाओ का आया हुआ वो 2022 का आया हुआ है, 2022 का है। उसके आधार पे भारत चावल के उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे चीन है, पहले नंबर पे चीन है। आप याद देखेंगे कि सिर्फ आप देखेंगे कि गन्ना, आप देखेंगे गन्ना और कॉफी को छोड़ के, गन्ना और कॉफी को छोड़कर, गन्ना और कॉफी को छोड़कर जिन फसलों के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है, उनमें पहले नंबर पर चीन है, दो को छोड़कर गन्ना और कॉफी, और गन्ना और कॉफी में दोनों में ही पहले नंबर पर ब्राजील है। ऐसे अगर आप बिड़ा बिड़ा के करेंगे तो आपको जीवन पर्यंत याद रहेगा। ठीक, अगर भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य याद करूं तो दोस्तों यहां से पकड़िए, यहां मैं दो डेटा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। एक लेकर आया हूं जून 2024 का, एक लेकर आया हूं कृषि सांख्यिकी 2022। ये सर आप कहां से कह रहे हैं? ये दोनों ही डेटा दोस्तों दिए हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। कहने का मतलब कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के ये डेटा हैं, जिनके अनुसार 2022 के, क्योंकि मिनिस्ट्री की साइट पे यही अवेलेबल है, ये जो जून 2024 के डेटा है दोस्तों, ये एस्टिमेटेड डेटा है, यानी अग्रिम अनुमान है। ये लिखा हुआ, ये क्या है? अग्रिम अनुमान है, यानी फाइनल डेटा नहीं है। बट आपसे अगर पूछ ले तो आप दोनों का आंसर देंगे। ठीक, यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो? अगर आपसे सिर्फ सिंपल पूछे तो आप देखेंगे ये है कि एग्जाम उसमें ऑप्शन में अगर तेलंगाना हरा है तो फिर अभी आप वर्तमान में तेलंगाना टिक करें। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक बात समझ गए होंगे। यहां तक की सारी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया पश्चिम बंगाल, ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया पंजाब। अब इसको कैसे याद रखेंगे? पहली बात समझ में आई। जो इंटरनेशनल लेवल के डेटा की बात कर रहा हूं, यानी विश्व में भारत का परसेंटेज, विश्व में भारत का स्थान, वो डेटा किसके हैं? फाओ के। किसके हैं? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कौन से डेटा हैं? 2022 के। आपसे पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा, आप यही आंसर देंगे, क्योंकि ये ऑथेंटिक डेटा माना जाएगा। क्यों माना जाएगा उसका जवाब भी मैं दे चुका। अगर आपसे पूछे भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य, तो आप यूज कौन से डेटा करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कौन से डेटा अवेलेबल है? फाइनल डेटा अवेलेबल है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, कृषि सांख्यिकी 2022 के। और ये वाले डेटा कहाँ के? ये एस्टिमेटेड डेटा है जून 2024 के, जून 2024 के। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ गए होंगे। तो इससे आकर करें, इससे पुराने भी डेटा पे अभी मैं जाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लगभग यही था। जरा आइए, चावल का उत्पादन और 2022 वाला, मुख्य रूप से आप इसको पकड़ेंगे। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, सिर्फ चावल को छोड़ करके बाकी सारी फसलों में, यानी गेहूं में, कपास में, गन्ने में, चावल, चाय में, कॉफी में, बाकी 5 में, इधर जो डेटा है कृषि सांख्यिकी 2022 का, वही डेटा जून 2024 वाले भी अग्रिम अनुमान मिलेगा। सिर्फ चावल में एक चीज चेंज हुई है। वो क्या हुई है अभी बताता हूं। इधर आइए, अगर मुझे क्या देखना है? चावल के शीर्ष या प्रमुख किसके? चावल के किसके ढूंढने? चावल के शीर्ष या प्रमुख उत्पादक राज्य। क्या ढूंढने? उत्पादक राज्य। यहां तक मेरे साथ हो या नहीं हो? शीर्ष या प्रमुख उत्पादक राज्य ये ढूंढने। किसके ढूंढने? चावल के। कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको यहां नजर आ रहा होगा 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। मैं क्या करूंगा? चावल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? चावल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? चावल बनाऊंगा। किधर बनाऊंगा? इधर बनाऊंगा। कैसे चला मैं? देखो ध्यान से चलो, यूं चला और यूं घुमा दिया, 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 और यहीं से लिखना चालू किया 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। क्या चालू किया? 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। कैसे? यहां से चालू किया। मैं याद रखता था चावल, बस पहला याद आ जाए, बाकी तो अपने आप याद आ जाते हैं। एग्जाम के अंदर पहला याद आना चाहिए। पहला कौन सा है? चावल। चावल चावल चावल। आपको पता है बंगाली बहुत चावल खाते हैं। माफी चाहता हूं अगर कोई किसी शब्द को अन्यथा नहीं ले। बंगाली संबोधन या बंगाली क्षेत्र के लोगों से, बंगाल क्षेत्र के लोगों से, चावल बंगाल, चावल बंगाल, चावल बंगाल। पकड़ में आ गया पहला? तो यहीं से चालू कर दो, क्योंकि वो पहला कई बार जब अपन, यहाँ तो सौभाग्य 6 फसलें हैं, अगर ये सारी फसलें जो मैंने उस पूरे चार्ट पे बनाई थी वो पढ़ने की बात आए ना, तो आधी हवाई चल जाए कौन सी कहूं ही थी।
उन लोगों के लिए स्पेशली यूपीएससी और जहां पूरा ये सिलेबस में आ रहा है सारी फसलें, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होगा। उन्हें समझ में आ जाएगा सारी बात क्या बता रहे हैं। चावल बंगाल या तेलंगाना, अभी बता दूंगा उसका थोड़ा सा अलग से, क्योंकि पुराना याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है 2 साल बाद में वापस से वही ट्रेंड आ जाए, तो एक अलग से हुआ है वही तो है, उसको अलग से ध्यान रख लेंगे। चावल बंगाल हो गया, तो बंगाल से चालू करो 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। फिर क्या करना है आपको, उसके बाद आप इधर बढ़ते जाओ, किधर, पश्चिमी भारत की तरफ, किधर, पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ो, तो 1 नंबर पे पश्चिम बंगाल, फिर एक राज्य को छोड़ो, अगला राज्य क्या है, बिहार, फिर अगले पे चलो यूपी, 2 नंबर पे यूपी, फिर एक राज्य छोड़ो, अगला राज्य क्या इससे जुड़े हुए राज्य छोड़ते जाओ, हरियाणा, तो फिर क्या गया, पंजाब। कहने का मतलब मैं चावल को यूं लिखूंगा, यहां से चालू करूंगा, चावल बंगाल, चावल बंगाल, चावल बंगाल, चावल बंगाल, फील आ रही है कैसी, चावल बंगाल, बंगाल चावल, बंगाल चावल, बंगाल चावल, बंगाली चावल खाते हैं, तो यहां से चलूंगा 1 नंबर, अगला छोड़ दूंगा पश्चिम बंगाल, तो दूसरा कौन सा आ जाएगा, यूपी, इससे जुड़ा हुआ छोड़ दूंगा, इससे जुड़ा हुआ छोड़ दूंगा, इससे जुड़ा हुआ क्या मिलेगा, हरियाणा, तो यहाँ 3 नंबर पे क्या मिल जाएगा मेरे को, पंजाब, क्या मिल जाएगा, पंजाब। फिर भी हमारी आदत पड़ रही है, तो आप याद रखेंगे, पूपा, पूपा जानते हो, पूपा, पूपा, पूपा जब घर आता है, पूपा, अरे पूपा मतलब बुआ के हस्बैंड यार, अपने मारवाड़ी में पूपा ही तो बोलते हैं उसको, पूपा घर आते हैं। तो मेरे को याद है मेरी बुआ का ब्याह हुआ था, मैं 12th क्लास में पढ़ता था, तो जैसे ही कुकर में सीटी लगती थी चावल की, उस दिन समझ में आ जाता था पूपा जी आएंगे, आज क्या आएंगे, पूपा जी आएंगे। और पूपा जी जब भी आते हैं, आज भी तुम्हें पता है चावल चावल बनते हैं अपने यहाँ पे, है ना, चावल। पी का मतलब हो गया पश्चिम बंगाल, पी का मतलब हो गया पश्चिम बंगाल, पी का मतलब पश्चिम बंगाल है, यूपी का मतलब यूपी है, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश है, अगले पी का मतलब पंजाब है। वैसे इधर बढ़ता जाऊंगा, बस ये तो याद रखना पड़ेगा, ये क्या हो गया पश्चिम बंगाल, ये क्या हो गया यूपी, ये क्या हो गया पंजाब। अरे चावल यूं लिखेंगे ना, हो गया। और ए का मतलब आंध्र प्रदेश। ये पहले के 4 राज्य थे, अभी आप याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, मैं यूं जाऊंगा, 1 नंबर पे पश्चिम बंगाल, अगला छोड़ दूंगा जुड़ा हुआ बिहार, 2 नंबर पे यूपी, अगला छोड़ दूंगा जुड़ा हुआ कौन, हरियाणा, और 3 नंबर पे पंजाब। उम्मीद करता हूं प्रमुख उत्पादक राज्य समझ में आ गए होंगे, सारा याद भी हो गया होगा। अब 2024 के डेटा में जो चेंज हुआ, वो तेलंगाना फर्स्ट आ गया है, तेलंगाना फर्स्ट आ गया, बाकी सेम है। तो ये पश्चिम बंगाल कहाँ गया, ये पश्चिम बंगाल पहुंच गया, ये 3 नंबर पे कहाँ पहुंच गया, 3 नंबर पे। बात समझे, पश्चिम बंगाल की जगह किसको ले आओगे, पश्चिम बंगाल की जगह किसको ले आओगे, तेलंगाना को। पश्चिम बंगाल को कहाँ पहुंचा दोगे, 3 नंबर पे, ये चेंज नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आ गई, तेलंगाना आ गया। आप बोलो गुरुजी आपकी तो स्टाइल फेल हो गई, अरे नहीं हुई फेल यार, नहीं हुई फेल। क्या करोगे, क्या करोगे आप, यहां पर चलोगे। आप ये बताओ इन फसलों में से कौन सी फसल ऐसा है जिसमें सीटी लगती है बनाने के लिए, बताओ। चावल में, तो सीटी याद रख लो, सीटी काहे में लगेगी, चावल में। सी का मतलब क्या हो गया, सी का मतलब हो गया दोस्तों, सी का मतलब हो गया चावल, सी का मतलब हो गया चावल। टी का मतलब हो गया तेलंगाना, टी का मतलब हो गया तेलंगाना। इसी टी का मतलब आगे भी आने वाला है तंजावुर, इसी टी का मतलब आगे आने वाला है तंजावुर, और इसी टी का मतलब है तमिलनाडु, यानी तंजावुर जिला कहाँ का है, तमिलनाडु का। उम्मीद करता हूं पकड़ लेके होंगे, सीटी पकड़ लेके होंगे। सी चावल है, टी तेलंगाना है, तेलंगाना फर्स्ट हो गया, तंजावुर एक जिला है, वो जिला जो पूरे भारत में, राज्य नहीं, वो जिला जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला जिला है, वो तंजावुर है। उम्मीद करता हूं बात समझ ले गए होंगे। और ये तंजावुर जिला कहाँ है, तमिलनाडु में। क्यों करता है थोड़ी देर बाद में बताता हूं, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं, उत्पादन हो गया, शीर्ष उत्पादक हो गए। कुल उत्पादन कितना होता है, कुल उत्पादन भारत में ये 2000 ये जून 2023-24 के डेटा है अपडेटेड, 137 मिलियन टन। आप चाहो तो 136 भी याद रख सकते हैं, चावल 36, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, चावल 36। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। लेकिन उत्पादकता में पहले नंबर पे पंजाब है, उत्पादकता में पहले नंबर पे, तीनों में कौन है, पंजाब है। उत्पादकता में पहले नंबर पे कौन हो जाएगा, पंजाब। उत्पादकता मतलब कम जमीन पर ज्यादा पैदा करना, 1 बीघा जमीन पर ज्यादा किसने पैदा किया, वो एग्जाम्पल है उत्पादकता। अब आपको वो जो पीछे में कॉन्सेप्ट बताकर आया लगभग 40-45 मिनट में, वो एक एक बात समझ में आ रही होगी, ये क्यों। कुल उत्पादन का मतलब क्या है, टोटल मिला के किलोग्राम में ज्यादा पैदा किसने किया। उत्पादकता का मतलब क्या है, 1 बीघा पर ज्यादा किसने पैदा किया। उम्मीद कर रहा हूं पकड़ ले गए, ठीक। आ गया, कुल उत्पादन हो गया, उत्पादकता हो गई। अब अगले मुद्दे पे जाता हूं। अगला मुद्दा जो थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बता रहा था, सपोज कीजिए मुझे वापस से चावल उत्पादन का क्रम देखना है, तो मैंने क्या कहा था, चावल बना दो, चावल बंगाल, चावल बंगाल, चावल बंगाल, चावल बंगाल, 1 नंबर किया, पास वाला छोड़ दो, 2 नंबर यूपी, पास वाला छोड़ दो,
3 नंबर पंजाब, इसी को पकड़ लो, ये उत्पादकता में फर्स्ट है, ये उत्पादकता में फर्स्ट है, लेकिन वर्तमान में सीटी लग गई है, यानी तेलंगाना फर्स्ट हो गया है। तेलंगाना क्यों हुआ? आपको पता है दक्षिण भारत में है, आपको पता है कृष्णा और गोदावरी नदी का पानी मिलता है, आपको पता है नदी घाटी का क्षेत्र चावल के उत्पादन के लिए बेस्ट है, पानी भी मिल गया, तापमान भी 20 डिग्री से ज्यादा मिल गया। उम्मीद कर रहा हूं तो हो सकता है 3 फसलें दो 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 एक कृषि वर्ष में 2 बार उगा ली जाती है, तो तेलंगाना फर्स्ट आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी। तेलंगाना फर्स्ट हो गया, और यहाँ तमिलनाडु में जो जिला मिलता है वो यहाँ मिल रहा है हमें तंजावुर। क्या मिल रहा है? तंजावुर। यहाँ क्यों हो रहा है? पहली बार समुद्र तटीय क्षेत्र है, तो समुद्र की समकारी जलवायु मिलेगी। अगला, कावेरी नदी के तट पर है, तो कावेरी नदी से पानी मिल जाएगा। दक्षिण भारत में है, तो वर्ष पर यह टेम्परेचर 20 डिग्री से ज्यादा होगा, तो ज्यादा चावल तंजावुर पैदा नहीं करेगा, तो कौन करेगा? आप ही बता दीजिए। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, आप हर चीज में ये ढूंढने की कोशिश करो ये शब्द क्यों लिखा हुआ है, इस शब्द का सेंस क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, ये कहां से आया, क्या सीक्वेंस चल रहा है, किन सवालों के जवाब मुझे ढूंढने हैं, इन्हीं सवालों के जवाब क्यों ढूंढने हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ जाती है, तो अगले मुद्दे पे जाइए, वो है चावल की किस्में। चावल की किस्मों के लिए आप जितनी नदियों के नाम याद रखते हैं उनके नाम याद रखिए। अगर मैं भारत के अंदर यहाँ से चलूं तो आपको पता है यहाँ साबरमती और माही, वैसे मैं इसको समानता से याद रखता था, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, इनको छोड़ो, ये 2 नदियां हुई साबरमती और माही। साबरमती और माही दोस्तों केवल केवल गोले काले कर करके आप पढ़ने का तरीका छोड़िए, क्योंकि इससे आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। साबरमती और माही हो गई, यहाँ 2 नदियां अभी भी आ रही थी, अगर आपको पता है गोदावरी, यहाँ आपको पता है कृष्णा आ रही थी, और यहाँ आपको पता है कावेरी आ रही थी। कृष्णा और कावेरी हमने अभी देखी थी, तो कृष्णा मिल गई, कावेरी मिल गई, साबरमती मिल गया, माही सुगंधा मिल गया। आपको पता है कुछ लोग जमुना को यमुना बोलते हैं, तो यमुना मिल गया। एक मिला मुझे जया, जया बोनी किस्म है, जया बोनी किस्म है। उधर सोनालिका मिलेगी, 2 नाम याद रखो, जया और सोनालिका छोटी हैं, जया और सोनालिका छोटी हैं, यानी बोनी किस्म है। किसी का नाम हो तो अन्यथा ना ले, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। जया और सोनालिका छोटी हैं, सोनालिका गेहूं में और जया चावल में, बोनी किस्म है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक समझ में आ गई तो अगली किस्मों को मैं राइस से याद रखूंगा, राइस से याद रखूंगा। आर का मतलब दोस्तों हुआ रत्ना, आर का मतलब हुआ रत्ना, आई का मतलब हुआ आई आर, आई आर का मतलब हुआ इंडियन राइस, आई आर का मतलब हुआ इंडियन राइस। सी का मतलब हुआ दोस्तों चाक, सी का मतलब हुआ चाक, तो रत्ना, आई आर, चाक, ये राइस की किस्म है। और आगे वाले मैं याद रखूंगा, आगे वाले मैं याद रखूंगा कैग, क्या याद रखूंगा? कैग, क्या याद रखूंगा? कैग, कैग मतलब कांची, कामिनी, करुणा, कांची, कामिनी, करुणा। आड़े में जाकर के गोविंद को भोग लगाएगी चावल का, आड़े में जाकर के गोविंद को भोग लगाएगी चावल का, तो कैग का मतलब समझ में आ गया, के यानी कांची, करुणा, कामिनी, 3 के हो गए कांची। देखो दोस्तों, अब आप कहोगे सर ये क्या बकवासबाजी कर रहे हो, आपके एग्जाम में जो सवाल पूछे गए हैं वो ज्यादा उत्पादन वाले जिलों से या किस्म से पूछे गए हैं, तो आपको ये याद करने ही पड़ेंगे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसका मैं छोटा सा तरीका आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मैंने कहा कांची, मैंने कहा कांची, करुणा, कैक करना है ना। देखो फटाफट चावल की किस्मों पे आए, तो सबसे पहले मैंने कहा नदियों के नाम इंपोर्टेंट कर लो। पहला क्या था? साबरमती, क्या हो गया? साबरमती। अगला क्या हो गया? माही, माही के साथ सुगंधा जोड़ दो, क्योंकि ये माही सुगंधा तो अपने राजस्थान में पढ़ना होता है कि नहीं। माही सुगंधा हो गया, क्या हो गया अगला? माही सुगंधा, क्या हो गया? माही सुगंधा। यहाँ तक मेरे साथ हो या नहीं? माही सुगंधा हो गया। फिर क्या है? कुछ लोग यमुना को जमुना भी बोलते हैं, हालांकि संदर्भ अलग है, अभी आप मैं समझा। फिर क्या हो गया? जया। फिर क्या हो गया? पद्मा। फिर मैंने क्या कहा? राइस याद रखो, क्या याद रखो? राइस। अच्छा, 2 नदियां कृष्णा और कावेरी भी हो जाएंगी, क्योंकि कावेरी पे तंजावुर था और कृष्णा नदी वाली तेलंगाना को पानी दे रही थी, तो 2 से कॉमन सेंस लगाओगे ना, इसका उधर उसका उधर, तो आपको अपने आप समझ में आनी चलोगे। राइस में कैसे याद रखेंगे? रत्ना। आई को कैसे याद रखेंगे? आई आर 5 और 8। सी को कैसे याद रखेंगे? चाक। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। और बाकी के लिए मैंने आपको कहा था कैग, कैग, कैग का मतलब मैंने आपको बताया था चावल में था, यानी ये 3 के थे, कांची, करुणा, कामिनी। आड़े में यानी आला जोरा, गोविंद को भोग लगाएगी, जी यानी गोविंद, गोविंद, गोविंद भोग, आला जीरा, गोविंद भोग। ये सारी बात समझ में आ गई होगी। गोल्डन राइस आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप है। कौन सी क्रॉप है? जीएम क्रॉप है। ये विटामिन ए से प्रचुर है। इसके बारे में डिटेल में आप सही से पढ़ेंगे दोस्तों, अभी मैं सिर्फ ज्योग्राफी तक लिमिटेड रहूंगा। और अगर अन्य बिंदुओं की बात करें तो आपको पता है कि ये बात मैं बता चुका कि भारत में राज्य तो सबसे ज्यादा कौन सा था? पहले कौन सा था? पश्चिम बंगाल।
चावल बंगाल। अब कौन हो गया? तेल तेलंगाना। अब कौन हो गया? तेलंगाना। सीटी याद आ गया, सी चावल, टी तेलंगाना। ठीक, लेकिन जिला कौन सा सबसे ज्यादा? अगर पूरे भारत के जिलों की बात करूं तो उन सारे जिलों का, जैसे जयपुर जिला है ना, वैसे जयपुर और जयपुर ग्रामीण अलग अलग हो गए। ठीक, जैसे मान लो, अच्छा अजमेर से ब्यावर हो गया। जैसे मान लो दौसा जिला है, तो दौसा जिला सपोज करो 10 किलो चावल पैदा कर रहा है। सपोज कीजिए बांसवाड़ा जिला 20 किलो पैदा कर रहा है, बात समझे? तो तंजावुर मान लीजिए 100 किलो पैदा कर रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन से जिले ने पैदा किया? तंजावुर ने। ये जिला कहाँ है? तमिलनाडु में। क्यों करता है? मैंने कहा कावेरी नदी से पानी मिल जाता है, क्योंकि ये दक्षिण भारत में है, इसलिए वर्ष पर्यंत तापमान 20 डिग्री 18 डिग्री से ज्यादा होता है। और यही चावल नहीं होगा तो और कहाँ होगा? आप ही सोच लीजिएगा घर बैठे बैठे। अब चावल भारत में हो गया, तो भारत चावल को भेजेगा भी, निर्यात करता है, खाड़ी देशों को भारत चावल का निर्यात करता है। और बासमती चावल, बासमती चावल का नाम खूब सुना होगा, बहुत फेमस है। ये उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। कहाँ पैदा होता है? उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। एक कॉन्सेप्ट आएगा 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का, मैं फोटो पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर लें, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नंबर मैं ऑलरेडी लिख चुका, वापस लिख देता हूँ, 77 77 37 32 80 76। इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप लोग इस पूरी पीडीएफ को पढ़ लें, और ये आप लोगों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक की बात समझ गए होंगे। अगर मैं यहाँ से देखने की कोशिश करूँ, तो आप ये देखिए, ये लाइन आप लोगों को नजर आ रही होगी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन आप लोगों को नजर आ रही होगी, जो मैंने ड्रॉ करी पेन से। ये 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। क्या है ये? 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। इस समवर्षा रेखा को आइसो हाइट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसो हाइट लाइन कहते हैं। समवर्षा रेखा यानी समान वर्षा, यानी इस जगह पे भी 100 सेंटीमीटर हो रही है, इस जगह पे भी 100 हो रही है, इस पे भी 100 हो रही है, यहाँ भी 100 हो रही है, यहाँ भी 100 हो रही है। इनको जब मैं मिलाऊंगा, समवर्षा यानी समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसो हाइट लाइन कहते हैं। इसके इस तरफ गेहूं पैदा होता है और इस तरफ चावल पैदा होता है। आप कहोगे कि सर अभी तो आपने कहा कि चावल पंजाब में भी हो रहा है, और लाइन भी बना के कह दी कि इधर गेहूं होता है। तो दोस्तों गेहूं में, पंजाब में गेहूं भी होता है। यहाँ चूंकि इंदिरा गांधी नहर से, चूंकि यहाँ नहरी सिंचाई से अब इन क्षेत्रों में भी चावल बो दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ तुलनात्मक रूप से चावल 100 सेंटीमीटर से इस तरफ होता है, और गेहूं को पानी 100 सेंटीमीटर से कम चाहिए। इसलिए 100 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है, वो भारत के चावल और गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को विभाजित करती है। ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात समझ में आ गई होगी। थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि दक्षिण भारत, ये हो गया दक्षिण भारत, ये नजर आ गया दक्षिण भारत। दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली रेखा का नाम कर्क रेखा, और एक और नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो यहाँ एक पर्वत है, विंध्याचल। विंध्याचल और कर्क रेखा भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजित करती है। और दक्षिण भारत में तापमान वर्ष पर्यंत 20 डिग्री 18 डिग्री से ज्यादा होता है। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, और पश्चिम बंगाल में तो आप लोगों को पता है, ये रहा पश्चिम बंगाल, गंगा नदी से पानी मिल जाता है, समुद्र की जलवायु का प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से तापमान नहीं बढ़ता, 20 डिग्री से ज्यादा रहता है। पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत में इस तापमान और पानी की उपलब्धता के कारण वर्ष पर्यंत कृषि, एक ही कृषि वर्ष में, कृषि वर्ष मतलब पूरा एक साल का, रबी, खरीफ और जायद, तीनों फसलों के अंदर भी कई बार तो रबी और खरीफ में, कई बार जायद में भी, यानी एक ही कृषि वर्ष में 2 या 3 बार, रबी और खरीफ में ली तो 2 बार, जायद में भी ले ली तो 3 बार फसलें उगा ली जाती है, जिसे ओस, अमन और बोरो कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस, अमन और बोरो कहते हैं। मैं कैसे याद रखता था, बंगाल में मैंने कुंवारी और अगहनी भी कहते हैं, बोरो ये क्या, यही है। एक शरद, वैसे सीक्वेंस में पहले शरद होता है, फिर सर्दी आती है, शीतकाल होता है, और फिर गर्मी आती है, या क्या हो जाएगा, गर्मी हो जाएगी। ओस, अमन, बोरो, काल समझ में आ गए, शरद, शीत यानी ज्यादा ठंड, और फिर गर्मी। ओस को कुंवारी कहते हैं। वैसे मैं इसको ऐसे याद रखता था, आस कुंवारी को रहती है। क्या रहती है? कुंवारी को भगवान सब कुछ बढ़िया दे देना। क्या आस रहती है? भगवान सब कुछ बढ़िया दे देना ना, तो आस कुंवारी को, इसको क्या रखता था? अमन अगन, क्योंकि मैच करने के लिए आया तो मिला लूंगा ना। अमन किसको कहते हैं? अगहनी को कहते हैं। और तीसरा कौन था? वो बोरो। और बोर अपन पता है, जब गर्मियों की छुट्टियां आती थी तो बोर हो जाते थे। क्यों? क्योंकि स्कूल के अंदर जाते थे तो उड़दंग करने को मिलता था। यहाँ तक मेरे साथ हो या नहीं हो, तो गर्मियों की छुट्टियों में मैं बोर हो जाता था, क्योंकि मैं हमेशा पढ़ने वाले स्टूडेंट रहा, ऐसा मैं मानता हूँ। आप कुछ दिनों में संभवतः आप भी मान जाएंगे, पढ़ने वाला स्टूडेंट रहा तो मैं बोर हो जाता था कि यार अब क्या करें 1.5 महीने, है ना। बात समझे या नहीं समझे? तो उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ गए। ओ समन बोरो,
ओस, तो सीक्वेंस याद करेंगे, शरद शीत यानी और ठंड पड़ी और फिर गर्मी आ जाएगी, शरद शीत और फिर गर्मी आ जाएगी। ओस को क्या कहते हैं, आस किसको रहेगी, कुंवारी को। अगन क्या हो गया, अमन क्या हो गया, अगन, तो अगहनी हो गया। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अगर यहां तक की बात समझ में आ गई तो चावल की खेती आप लोगों को पता है 2000 मीटर की ऊंचाई तक की जाती है, 2000 मीटर की ऊंचाई तक की जाती है। क्यों की जाती है इसका जवाब दोस्तों अभी मैं नहीं दूंगा, मैं जलवायु वाले चैप्टर में दूंगा कि सतह से ऊपर जाने पर, सतह से ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है। और 1 किलोमीटर जब आप ऊपर जाते हो तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। 1 किलोमीटर सतह से 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। यहां तक की बात समझ गए होंगे। चावल का रोग जो अन्य बिंदु में था, ये आप चाहें तो याद रख लें, ब्राउन स्पॉट या खैरा, खैरा जिंक की कमी के कारण होता है। और लास्ट पॉइंट जो मैं सब में लेता था वो थे संस्थान। संस्थान दो हैं, एक है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र और एक भारतीय। दोनों में सिर्फ एक शब्द का फर्क है, यहाँ केंद्रीय लिखा हुआ है, यहाँ भारतीय लिखा हुआ है। केंद्रीय वाला कैसे केंद्रीय है, कैसे कटक है, और भारतीय वाले के अंदर मैं मोटा मोटा मानता था जिसमें ब आ रहा है, जिसमें या एक पकड़ में आ जाता था ना, कैसे केंद्रीय है, बाकी तो चावल अनुसंधान केंद्रीय है, एक भारतीय। दोस्तों बहुत कंफ्यूजन होता है, और जब एक क्वेश्चन से प्रीलिम्स फेल होता है ना, उस व्यक्ति से पूछे क्या दर्द होता है। सबसे बड़ा दर्द जिंदगी के 5 साल पीछे हो जाते हो। पूछिए क्यों? क्योंकि पहला तो अभी की वैकेंसी है, अगली वैकेंसी कब आएगी, लगभग 2 साल बाद। 2 साल बाद मतलब प्री की बात कर रहा हूँ, आज जो ये प्री होगा उसके 2 साल बाद तक होगा अगला प्री, लगभग लगभग। ये सौभाग्यशाली था 23 और 24 में कंटिन्यूएशन में हो गया, तो कब होगा प्री, कब होगा। और वैसे भी अगर 23 और 24 की बात करो तो लगभग 1.25 साल 1.5 साल का तो गैप है, तो 2 साल बाद होगा। फिर प्री, फिर मेंस, फिर हाई कोर्ट, और फिर इंटरव्यू है, फिर हाई कोर्ट, और फिर ज्वाइनिंग। इन सब प्रोसीजर में 3 साल लग जाते हैं, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 साल। तो पंचवर्षीय योजना बन जाती है एक बार फेल होने के बाद। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी। इसलिए एक एक क्वेश्चन का क्या मतलब है, अभी आपको ये बातें बचकानी लग सकती है, लेकिन आपको इसका मकसद समझ में आएगा। तो मैंने कहा केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय यानी कटक में है, कहाँ है, कटक में, कहाँ है, कटक में, उड़ीसा में है, ठीक। और भारतीय चावल कहाँ है, हैदराबाद में। अब कुछ किस्में चावल की ऐसी है जिनको जीआई टैग भी प्राप्त है, जिनको जीआई टैग प्राप्त है। जैसे मैं यहाँ से चलूंगा, यहाँ पर मेरे को एक यहाँ तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में मेरे को मिलता है काला, काला नमक चावल। कौन सा चावल, कौन सा चावल, काला नमक चावल तराई क्षेत्र में मिलता है, यूपी और नेपाल के क्षेत्र में, तराई में, तराई क्षेत्र में जो मेरे को मिलता है वो काला नमक चावल है। आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे मैं जाता हूं, आगे की तरफ मैं जाता हूं, तो मेरे को मिलता है बिहार के अंदर मार्चा चावल। कौन सा चावल मिलता है, मार्चा चावल। मार्चा चावल चंपारण में मिलता है। और जब मैं मणिपुर की तरफ, इधर की तरफ जाता हूं, यहाँ मणिपुर है, यहाँ दोस्तों एक चावल मिलता है चकहाऊ। क्या मिलता है, चकहाऊ। ये नाम से काला 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 नमक चावल है। इस चकहाऊ का तो रंग ही काला होता है। क्या काला होता है, रंग ही काला होता है। इनकी अलग अलग विशेषताओं के कारण इन्हें जीआई टैग प्राप्त है। ये कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, बात समझाया कि गुरुजी इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी आपने, गोला काला कर दिया और बोल रहे हो कि ये होता है, ये होता है, ये तो हमको भी आता है। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा काला नमक चावल, भूल जाओ, काला नमक, काला यानी काला काला एरिया। कभी तराई वाला क्षेत्र देखा जहाँ दलदली क्षेत्र होता है, वो काला काला नजर आता है, नहीं आता। तो काला नमक कहाँ होगा, काला यानी काले क्षेत्र में, दलदली क्षेत्र में यानी तराई के क्षेत्र में। तराई क्षेत्र भारत में मुख्य रूप से कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते जाओ ना, मार्चा, मार्चा च को पकड़ो, मार्चा च को पकड़ो, चंपारण पीछे से पढ़ो, चंपारण, मार्चा चंपारण, फिर आई नहीं है, मार्चा चंपारण, तो कहाँ होगा, चंपारण बिहार में। और तीसरा कौन था, क्योंकि दोस्तों इन वेराइटीज से आपके लिए सवाल आ रहे हैं, इसलिए मैं इन चीजों पे फोकस कर रहा हूँ। चकहाओ, आगे बढ़ जाओगे तो मणिपुर। और वैसे भी नाम से नहीं लग रहा कि ये नॉर्थ ईस्ट का कोई नाम होगा, चकहाओ इस टाइप का जो नाम है, नाम से समझ में आएगा नॉर्थ ईस्ट का होगा तो मणिपुर है। और अगर एक दो बार पढ़ लेते हैं तो वहां ऑप्शन देख के बात समझ में भी आ जाती है दोस्तों। तो फटाफट मैं बात करता हूं। मैंने कहा काला नमक, तो काला क्षेत्र कौन सा होता है, तराई के अंदर। फिर मैंने कहा अगला कौन सा था, मार्चा। तो मैंने कहा मार्चा में किसको पकड़ना है, च को। च कहाँ है, चंपारण, कहाँ पे है, चंपारण में। और फिर मैंने तीसरे के लिए क्या कहा, तीसरा क्या था अपना, चकहाऊ। मैंने कहा ये तो नाम से है काला नमक, इसका तो रंग ही काला होता है चकहाऊ का। और ये कहा है मणिपुर में, कहाँ पे, मणिपुर में। ये वो किस्में हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, चावल की किस्मों को जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक बात समझ गए होंगे। अब दो क्षेत्र आप लोगों को मिलेंगे, दो क्षेत्र आप लोगों को मिलेंगे। एक मिलता है यहाँ कृष्णा गोदावरी बेसिन, यहाँ आप लोगों को मिलता है कृष्णा गोदावरी बेसिन। दोस्तों इस क्षेत्र में चावल बहुत होता है, इसीलिए इसको चावल का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, चावल का कटोरा कहते हैं। और ये जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, जहां महानदी यूं घूम करके यूं जाती है दोस्तों, महानदी जो छत्तीसगढ़ एरिया में सिहावा से निकलती है, हमें पता है, वो यूं घूमती है थोड़ी यहाँ पे। तो ये जो संरचना हमें नजर आती है कटोरे जैसी है, ये जो छत्तीसगढ़ में ये जो
क्षेत्र नजर आता है कटोरे जैसा है, तो इसे कहते हैं धान का कटोरा। क्या कहते हैं? धान का कटोरा। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि चावल का है या धान का है, तो फिर कंफ्यूजन कि कृष्णा गोदावरी वाला है या छत्तीसगढ़ वाला है। तो आप जरा देखो, अगर मुझे छत्तीसगढ़ लिखना है तो कुछ ऐसा लिखूंगा ना, और धान बना दूंगा तो यूं बनाऊंगा, ये हो गया छत्तीसगढ़ और ये हो गया धान। मजा आया नहीं आया? तो ये एक जैसी फील आ रही है नहीं आ रही? नहीं, धान का कटोरा कौन सा? छत्तीसगढ़। और वो कौन सा हो गया? वो वाला दूसरा कौन सा हो गया? कृष्णा गोदावरी। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में ज्यादा होता है, कि होता है, इसलिए तेलंगाना फर्स्ट आ गया। तेलंगाना क्या आ गया? फर्स्ट आ गया। ये हमारा चावल का काम खत्म होता है। अब हम अगली फसल पर जाएंगे, वो है हमारा गेहूं। तो खत्म होता है। तो जरा एक बार मैं फटाफट चावल को देख लेता हूं। एक बार मैं फटाफट चावल को अगर देखने की कोशिश करूं तो किस दृष्टिकोण से देखूंगा चावल, तो मैं सबसे पहले पकड़ूंगा च। तो जरा मेरे साथ साथ बोलते जाएंगे, जरा मेरे साथ साथ बोलते जाएंगे। च से क्या हो गया? चावल। च से क्या हो गया? चावल। च। फिर मैं टेम्परेचर देखूंगा, टेम्परेचर इसका हो गया 24 डिग्री सेल्सियस। च से चावल, च से 24, च से चावल, च से 24। फिर मैं देखूंगा मृदा, मिट्टी देखूंगा, तो आप पकड़ेंगे च से चिकनी, आप पकड़ेंगे च से चिकनी, आप पकड़ेंगे च से चीका युक्त, आप पकड़ेंगे च से चीका युक्त। तो च से चावल, च से 24 डिग्री तापमान, च से चिकनी या चीका युक्त मिट्टी, च से 24%। ये 24% किसका है दोस्तों? ये जीएसए का है। ये जीएसए क्या होता है? ये जीएसए सकल बोया गया क्षेत्र होता है। ये सकल बोया गया क्षेत्र क्या होता है? ये सकल बोया गया क्षेत्र होता है। ये सकल बोया गया क्षेत्र होता है राबी, खारीफ और जायद, तीनों को कुल मिलाकर भारत में कुल कितना क्षेत्र पर खेती की गई, यहां तक बात समझ गए होंगे। और च से लगभग लगभग आप मान सकते हैं 24% या 22% ये भारत कुल उत्पादन करता है। मोटा मोटा याद रहेगा ना, 24% कुल उत्पादन करता है। किसका कुल उत्पादन करता है? विश्व का। किसका कुल उत्पादन करता है? विश्व का। कहने का मतलब, अगर पूरे विश्व में 100 किलोग्राम चावल पैदा होता है, अगर पूरे विश्व में 100 किलोग्राम चावल पैदा होता है, तो लगभग 24 किलो, 22 किलो, 21 किलो चावल कौन पैदा करता है? भारत करता है। और इसी च से मैं पकड़ लूंगा चीन, यानी चीन इसके उत्पादन में क्या है? फर्स्ट है। फटाफट आइए, च से मैंने पकड़ा चावल, च से मैंने पकड़ा 24 डिग्री, च से मैंने पकड़ा चिकनी मिट्टी, च से मैंने पकड़ा 24%, च से मैंने पकड़ा 24%, च से मैंने पकड़ा चीन। उम्मीद करता हूँ ये चावल की ये पिक्चर पूरी बात समझ में आ गई होगी और ये बात समाप्त होती है। और चावल के अगर उत्पादक राज्यों की बात करूं तो मैंने कहा था यहां से चलना चावल बंगाल, चावल बंगाल, चावल बंगाल। तो 1 नंबर ये हो जाएगा, बिहार छोड़ो 2 नंबर यूपी हो जाएगा, हरियाणा छोड़ो 3 नंबर पंजाब हो जाएगा। इसी को पकड़ लो, पंजाब में उत्पादकता सबसे ज्यादा होती है, पंजाब में उत्पादकता प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। और मैंने कहा था वर्तमान में सीटी लग गई है, क्योंकि चावल बनाने के लिए सीटी लगानी पड़ेगी कुकर में। टी का मतलब क्या था? तेलंगाना फर्स्ट हो गया है। टी का मतलब तेलंगाना फर्स्ट हो गया है। टी का मतलब तंजौर या तंजावुर में, तंजावुर ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा पैदा करता है। टी का मतलब वो तमिलनाडु में है। उम्मीद करता हूं यहां तक चावल की सारी बात खत्म हो गई होगी। अब हम चलते हैं गेहूं पर।